हेलो दोस्तों, तो सब बढ़िया होगा। तो शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ सभी लोगों के लिए। तो आज से हम स्टैटिक जीके और कहें हम एक प्रकार से कंप्लीट जीके का रिवीजन करेंगे। मैं एक प्लान लेके आया हूँ जिसमें कि हम प्रश्नों के माध्यम से सारा का सारा जीके है जो सिर्फ़ साइंस छोड़ के अभी जो 12 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है सीजीएल उसके पहले यानी कि 11 तारीख को हम सारा कंप्लीट कर चुके होंगे। जो कि बेसिक जीके है और इम्पोर्टेंट होते हैं सब्जेक्ट्स होते हैं उन सबको हम कंप्लीट कर चुके होंगे। अभी हम जो स्टैटिक जीके की क्लासेस हैं इसमें 7 की 7 स्टैटिक जीके करेंगे क्योंकि स्टैटिक जीके जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम के लिए। मैंने लास्ट अभी जो स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम हुआ था उसके प्रश्नों का अध्ययन किया, उसको देखा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मैंने उसी पैटर्न पर क्वेश्चन्स बनाए हुए हैं, फ्रेम किए हुए हैं। तो हम पहले प्लान को देख लेते हैं कि हमारा प्लान क्या है। तो बेसिकली मैं जिस प्लान पे काम करने वाला हूँ, तो वो ये प्लान है कि हम डेली 3 क्लासेस करेंगे। लेकिन आज जो क्लासेस है 5 सितंबर की, तो आज एक ही क्लास होगी मतलब स्टैटिक जीके और कल 6 सितंबर से मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी और फिर स्टैटिक जीके। यानी कि शाम के शाम हम स्टैटिक जीके अपलोड करेंगे और सुबह टाइम पे मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी की करेंगे। अब आपको डिसाइड करना है कि ये लाइव क्लासेस करनी है या आपको रिकॉर्डेड ही चाहिए। अगर आपको रिकॉर्डेड ही चाहिए तो आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी। देखो जैसे मैंने प्रीवियस में अभी कुछ क्लासेस डाली हुई थी, वो बहुत ज़्यादा चली नहीं। मेरा बहुत ज़्यादा मोटिवेशन कम हो गया था। सो अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अभी, ये थोड़ी बहुत चल जाएँगी, लाइक नहीं भी चलेंगी तो भी मैं ये सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर दूँगा, क्योंकि डिमोटिवेट बहुत जल्दी हो जाता हूँ मैं। डिमोटिवेट नहीं होना है, मैं आप सबको मोटिवेट करने यहाँ पे आया हूँ, कि आपको एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम के लिए मोटिवेट रहना है, उसकी तैयारी आपको बेहतर तरीके से करना है। सो जो इस जीके है और जीके के लिए जो कोर सब्जेक्ट्स हैं जैसे मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, इंडियन ज्योग्राफी हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गया और वर्ल्ड ज्योग्राफी प्लस एंशिएंट हिस्ट्री प्लस मिडीवल हिस्ट्री। जो कोर नहीं है जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, एंशिएंट हिस्ट्री और मिडीवल हिस्ट्री, इन सब्जेक्ट्स को मैंने कम रखा हुआ है। बाकी हाँ, स्टैटिक जीके को मैंने सबसे ज़्यादा क्लासेस दी हुई हैं। मतलब लगभग 4 साढ़े 400 क्वेश्चन्स होंगे इसमें। वहीं मॉडर्न हिस्ट्री में लगभग 120 180 क्वेश्चन्स होंगे, पॉलिटी में लगभग 180 क्वेश्चन्स होंगे, इंडियन ज्योग्राफी में लगभग 120 क्वेश्चन्स होंगे, इंडियन इकोनॉमी में भी 120 क्वेश्चन्स होंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी में लगभग 70 या 80 क्वेश्चन्स होंगे और एंशिएंट हिस्ट्री, मिडीवल हिस्ट्री में 100 क्वेश्चन्स करूँगा मैं। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है। ये सारी क्लासेस अगर आपको फॉलो करनी है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर हाँ, इसके अलावा अगर मैं आपको बता दूँ, अगर आपको और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो आपको ये टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर ली है। इस टेस्ट सीरीज़ में आपको लगभग 100 प्लस जो टेस्ट हैं वो मिलेंगे और सारे के सारे इसमें 100 क्वेश्चन्स होंगे। हाँ, इसमें मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, ये टेस्ट सीरीज़ में आपको 90 मिनट का समय मिलेगा। 90 मिनट का समय मैं इसलिए किया हूँ, क्योंकि 100 क्वेश्चन्स में आप जीके के आराम से कर लेते हैं, 90 मिनट में आराम से कर सकते हैं। डेढ़ घंटा काफ़ी होता है, आराम से कर सकते हैं। और हाँ, इसके अलावा अगर आप इन फ्यूचर आप और कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जैसे सीएचएसएल हो गया, सीजीएल के अलावा सीएचएसएल देना चाहते हैं, सीपीओ दे रहे हैं, एमटीएस दे रहे हैं या जीडी दे रहे हैं या कोई भी और अदर एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन सबके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। इसमें मैं जल्द ही जो एवरी वीक है, वो भी फुल मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाऊँगा। हालाँकि ये जो फुल मॉक टेस्ट है, फ्री भी रहेगा। तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे चैनल पे जाना है, सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आपको हमारे हमारे ऐप को भी डाउनलोड करना है, जिसका नाम है प्राइम जीएस अकेडमी। यहाँ पर आपको 5 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे, जो कि जीके, जीएस के स्पेशल होंगे, फ्री में ही मिलेंगे, सो आप इसको भी एक्सेस ले सकते हैं इसका। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको प्ले स्टोर पे जाना है, प्राइम जीएस अकेडमी ऐप को सर्च करना है। बाकी अभी यहाँ पे और भी ज़्यादा ऐप में बैचेज़ डले हुए हैं, तो मैं तो अभी बोलूँगा कि अभी परचेज़ मत करना। कुछ एक दिनों बाद मैं उसको लॉन्च करूँगा प्रॉपर वे में। क्लासेस जब लॉन्च हो चुकी होंगी तो वो रिकॉर्डेड आपको यूट्यूब पर ही मिलेंगी। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, बातचीत बाद में बात करेंगे। अब हम अपने क्वेश्चन्स को देखते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, उसमें ही फ़ायदा है, जिसके लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। तो पहला है, जैसे पहला प्रश्न है, भरतनाट्यम शैली, नृत्य शैली में अदावु का क्या महत्व है? किसका अदावु का क्या महत्व है? यहाँ पर पूछा है, यह नृत्य की समाप्ति मुद्रा है, यह मुख्य नर्तकी का नाम है, यह भरतनाट्यम के आधारभूत पथ का संचालन है, यह संगीत वाद्य यंत्र का नाम है। अब यहाँ पर देखो अलग-अलग जो अदावु है, अदावु एक प्रकार से इसमें लिखा हुआ है कि जो भरतनाट्यम के आधारभूत पद का संचालन है, पद मतलब पैर होता है, तो पैरों का संचालन है ये। पैरों के संचालन के माध्यम से अदाबू को दर्शाया जाता है, एक प्रकार से कहा जाता है, जो पैरों की गतिविधियाँ होती हैं। आप देखते होंगे कई बार जब कोई डांस कर रहा होता है तो इधर चल रहा है, फिर इधर आ रहा है, फिर इधर चल रहा है, इधर चल रहा है, ऐसे करके उसके पैरों की गतिविधियाँ बदल रही होती हैं। तो ये भरतनाट्यम में अदाबू कहलाता है। अब यहाँ पर कई प्रकार के अदाबू होते हैं, तो सामान्यतः जो भरतनाट्यम में अदाबू हैं वो 13 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 13 प्रकार के हैं अदाबू, 13 प्रकार के हैं। और यहाँ पर अब अगर हम भरतनाट्यम के बारे में थोड़ी-सी बात कर लेते हैं, तो भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु की नृत्य शैली है और ये शास्त्रीय नृत्य है। कौन-सा है? शास्त्रीय नृत्य है। तो शास्त्रीय नृत्य के बारे में हम लेकर के जानेंगे और जो देवदासी परंपरा है, कौन-सी परंपरा है? देवदासी परंपरा, वो इसी से ही जुड़ी हुई है, भरतनाट्यम से जुड़ी हुई है, देवदासी परंपरा। और इसकी जो प्रमुख नृत्यिका रही हैं, यानी कि जो इन्होंने किसने आधुनिक स्वरूप दिया हुआ है, तो इनका नाम था
रुक्मणी देवी अरुंडेल। क्या नाम था? रुक्मणी देवी अरुंडेल। देवी अरुंडेल इनका नाम था। सो यहाँ पर देखो और चीजें हैं, इसमें कुल मिला के 3 तत्व शामिल होते हैं। भरतनाट्यम में जो है 3 प्रकार के तत्व शामिल हैं। कौन कौन से हैं? नृत्य, नृत्य और इसके बाद है यहाँ पर नृत्य भी है और नृत्य है, वो है जो भी है उसको पढ़ लीजिएगा, और नाट्य है। इन तीनों तत्वों को आपको याद रखना है। हम ऐसी छोटी छोटी चीजें जानकारी जानते जाएंगे पर क्वेश्चंस में, और जो भी ये जैसे जो लोक नृत्य हो गए, शास्त्रीय नृत्य हो गए, इनके बारे में मैंने थोड़ी डिटेल में और हर एक टेस्ट मतलब जो क्लासेस हैं उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रखे हुए हैं। तो आपको ऐसे कुछ बेसिक फैक्ट भी मिलते चलेंगे। तो आप जो भी रफ्तार है अपनी रफ्तार के अनुसार देखें। बाकी मैं खुद अपनी रफ्तार बढ़ा के ही पढ़ा रहा हूँ ये चीजें। क्लासेस जल्दी खत्म करनी है, मतलब ज्यादा टाइम नहीं लेना है, क्योंकि एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के लिए ऐसा नहीं है कि आप किसी एक सब्जेक्ट पे ही फोकस रखना है। हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा मतलब यहाँ पर इसके बारे में कुछ व्याख्या दी हुई है, तो आपको व्याख्या को पढ़ लेना है कि जैसे भरतनाट्यम के आधारभूत पद का संचालन है, इसका उत्तर है। अदाबु जो है भरतनाट्यम की आधारशिला है, जो पैरों की गतिविधियों के लिए मौलिक इकाइयां हैं। और भरतनाट्यम में कुल 13 प्रकार के अदाबु होते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पर लिखा हुआ है। सो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो भी करना है आप कर सकते हैं। बाकी इसका जो पीपीटी है या पीडीएफ है जो, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुचिपुड़ी नृत्य में पुरुष कलाकार स्त्री भूमिकाओं का अभिनय करते हैं। कुचिपुड़ी में तबला और मृदंग का प्रयोग होता है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों, एक और दो, ना तो एक और ना ही दो। तो इसका जो सही आंसर है अब आपको देखना है। कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो कहाँ का नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और यहाँ पर जो है, जो कई बार यहाँ पे लगता है कि जो कुचिपुड़ी नृत्य है कौन करता है? पुरुष कलाकार स्त्री की भूमिका का अभिनय करते हैं। हाँ बिल्कुल एकदम सही है। आप अगर कपिल शर्मा देखते होंगे तो जो पुरुष कलाकार हैं वो भी स्त्री की भूमिका में होते हैं। उसमें अभी एक सुमाना चक्रवर्ती थी, वो तो हटा दी गई हैं। अब उसकी जगह पे जो सुनील ग्रोवर है वो ही स्त्री की भूमिका निभाता रहता है। तो पुरुष कलाकार जो होते हैं वो स्त्री की भूमिका में होते हैं। आपको यहाँ से रख लेना है, कुचिपुड़ी मतलब कपिल शर्मा शो, पुरुष कलाकार मतलब स्त्री की भूमिकाओं का अभिनय करते हैं। कुल मिला के यहाँ पर इतना रख लेना आपको। इसी प्रकार से सेकंड है, कुचिपुड़ी में तबला और मृदंगम दोनों का प्रयोग होता है। उपरोक्त में से मतलब तबला और मृदंगम का प्रयोग होता है। हाँ बिल्कुल एकदम सही है। आप अगर अभी सर्च करेंगे आप यूट्यूब पर, आप जाएंगे कुचिपुड़ी नृत्य, तो आपको जब कुचिपुड़ी नृत्य कर रही होगी नृत्यांगना होगी, मतलब पुरुष नृत्यांगना होगा, तो उसके माध्यम से तबला और मृदंग बज रहा होता है वहां पर। और यहाँ पर जो कुचिपुड़ी की जो स्थापना है ये किसने की हुई थी? सिद्धेंद्र योगी ने। सिद्धेंद्र योगी ने कब की थी ये? 17वीं सदी में की थी। 17वीं सदी में की हुई थी। और यहाँ पर जो कई प्रकार की तकनीकी होती हैं, जैसे तरंगम हो गई, मंडूक हो गई, सप्तम हो गई, जैसी कई प्रकार की तकनीकी होती हैं जो प्रकट होती है। और यहाँ पे एक और है, जो कुचिपुड़ी नृत्य होती है किसी न किसी कथा को या कहानी को ही दर्शा रही होती है यहाँ पे। तो इतने ही इसमें फैक्ट हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर ये सारी चीजें पढ़ लीजिए आप, मैं वही बार बार बोल रहा हूँ, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? इसमें केवल देवी देवताओं की कथाएं प्रस्तुत की जाती हैं। यह लास प्रधान नृत्य शैली है जो स्त्रियों द्वारा किया जाता है। इसमें मार्शल आर्ट के तत्व शामिल हैं। यह सबसे प्राचीन नृत्य शैली है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या है? मोहिनी अट्टम नृत्य शैली। तो मोहिनी अट्टम जो नृत्य शैली है ये कहाँ पर फेमस है? ये केरल में फेमस है। केरल का शास्त्रीय नृत्य है, केरल का शास्त्रीय नृत्य शैली है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो मोहिनीअट्टम है ये किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर पुरुष भी करते हैं, लेकिन हाँ स्त्रियों द्वारा मुख्यतः ही किया जाता है, क्योंकि ये भगवान विष्णु थे, वो उनके संबंध जो है मोहिनी अवतार से संबंधित था इसका। तो ये लास्ट प्रधान था, क्योंकि भस्मासुर को फंसाना भी जो था, तो ये लास्ट प्रधान था। यहाँ पर सीधा सा आपको याद रखना है कि लास्ट प्रधान शैली नृत्य शैली है जो स्त्रियों द्वारा किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो गया बी नंबर, सही आंसर है इसका। और इसकी जो वेशभूषा होती है मोहिनीअट्टम नृत्य में, तो इसमें सफेद साड़ी का प्रयोग किया जाता है। और सुनहरी किनारी होती है इसकी। सुनहरी किनारी मतलब जो साड़ी की किनारी होती है ना, वो सुनहरी कलर की होती है, सुनहरी किनारी होती है। और यहाँ पर इसके किसने इसको पुनर्जीवित किया हुआ था? तो उनका नाम था महाकवि बल्लथौल नारायण मेनन। कौन था?
कौल महानारायण मेनन ने से पुनर्जीवित किया हुआ था। और इसका जो तांडव नृत्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो मतलब यहाँ पर मोहिनीअट्टम की नृत्य शैली दो प्रकार हो गए, एक लास्य नृत्य हो गया और दूसरा हो गया तांडव प्रधान हो गया। तो जो लास्य नृत्य हो गया वो महिलाओं द्वारा किया जाता है और जो तांडव प्रधान होता है वो पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसका ये पढ़ लीजिए, लास्य प्रधान नृत्य शैली जो स्त्रियों द्वारा किया जाता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पे ये हो गया बी नंबर, इसका सही आंसर हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही मिलान करें। गरबा जो है पंजाब, भांगड़ा गुजरात, गिद्धा राजस्थान, घूमर पंजाब। अब अगर एक क्वेश्चन नहीं बन रहा है आपको तो कहीं भी पानी आनी देख लीजिए, उसमें डूब के जो भी करना है, अभी बहुत सारा पानी बरस रहा है। तो जो गरबा नृत्य है कहाँ का होता है? ये गुजरात में होता है। तो ए का आपको यहाँ पर लिखते चलना है चीजों को। जैसे जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना तो उसका बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि जैसे आपने ए का दूसरा कर लिया, ए का दूसरा कर लिया, अब आपको ए का दूसरा ढूंढना है कहीं पे। हाँ, ए मिल गया, ए का दूसरा यहाँ पे। तो कौन सा मिल गया ये आपको? ए, उत्तर ए नंबर मिल गया आपको। ठीक है, अब एक में ही मिल गया ना आपको सीधा का सीधा। तो ए का दूसरा, फिर बी का पहला, यानी कि भांगड़ा पंजाब हो गया। जो आपको सबसे सरल लगे वो पहले, सबसे पहले देखो कि हाँ ए कनेक्ट हो गया, अब इसके बाद कोई इशू नहीं है। और सी का कौन सा हो रहा है यहाँ पे? गिद्धा। गिद्धा नृत्य कहाँ पे होता है? पंजाब में ही होता है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है कि यार दो दो पंजाब के पॉइंट हुए हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। एसएससी ऐसी बहुत सारी गलतियां करती है। सो आप यहाँ पे आपको देखना है, फिर विकल्पों से आपको ध्यान रखना है। विकल्प आपको ध्यान रखना है कि कौन सा विकल्प सही कनेक्ट हो रहा है। जो सही हो रहा है वो ही। तो ए का दूसरा हो गया, और यहाँ पे बी का पहला हो रहा है पंजाब। ठीक है, सी का चौथा हो रहा है, सी का मतलब गिद्धा का चौथा। गिद्धा जो महिलाओं का ये भांगड़ा है, ठीक है, गिद्धा। और फिर घूमर जो है, घूमर कहाँ? राजस्थान, डी का तीसरा। तो कौन सा सही हो गया? ए नंबर इसका सही आंसर है। तो अब देखो, जो गरबा है, जो गरबा कहाँ पे गुजरात में किया जाता है, कब किया जाता है? नवरात्रि के समय पे किया जाता है। नवरात्रि के समय किया जाता है। जो भांगड़ा है, भांगड़ा जो पंजाब का लोक नृत्य है, और कब किया जाता है? बैसाखी के समय किया जाता है, बैसाख यानी कि अप्रैल मई के महीने में। ठीक है। और फिर जो गिद्धा है पंजाब की महिलाओं का लोक नृत्य है, और जो घूमर है जो वो राजस्थान की महिलाओं का नृत्य है, जो घूमते हुए किया जाता है। और एक प्रकार से ये सारे के सारे लोक नृत्य हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक नृत्य शैली में पर्ण का क्या अर्थ है? पर्ण, पर्ण शब्द को पूछा हुआ है। तो पर्ण, पर्ण का क्या अर्थ है? यहाँ पूछा है, नृत्य की शुरुआती मुद्रा है, पैरों की घुंघरुओं की ध्वनि है, तीव्र चक्रदार गति में नृत्य करना है, और हाथों की मुद्राओं का समूह है। तो एक प्रकार से जो है ये तीव्र चक्रदार गति में नृत्य करना है। कथक नृत्य होता है जो कि जब नर्तक जो नर्तकी है, नृत्य कर रही है, तब वो तीव्र गति से, कई बार आपने देखा होगा नृत्य देखना आप, कुछ ऐसे नृत्य होते हैं जो आपको, मुझे लगता है शास्त्रीय नृत्य एक बार आपको यूट्यूब पे वीडियोज पे सर्च करके देख लेना चाहिए। तो कुछ एक तकनीकी हैं, उनके नाम आपको याद हो जाएंगे। हाँ, आपने पढ़ा है यहाँ पे, फिर देखा कि हाँ वो एक कथक है, कर रही है लड़की कोई, और वो तेजी प्रकार से एकदम घूमर घूमर घूम रही है, मतलब तो उसको कथक नृत्य, पर्ण बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? पर्ण बोलते हैं। तो ये सबसे कठिन तकनीकी में से एक मानी जाती है। कथक जो है उत्तर भारत यानी कि उत्तर प्रदेश में किया जाता है, और ये मुगल दरबारों में फेमस हुआ करता था सबसे ज्यादा। और इसमें जो प्रमुख जो हैं वो बिरजू महाराज, बिरजू महाराज, आप कई सारे रील्स रील्स में देखते होंगे बिरजू महाराज को। इसके अलावा सितारा देवी इसकी फेमस है, सितारा देवी, ये दोनों फेमस है इसके लिए। और भी लोग हैं, बाकी उन सब चीजों को भी ध्यान नहीं रखना है। यहाँ पर इसको पढ़ लीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है, तीव्र चक्करदार गति में नृत्य करना है। और पर्ण कथक है, एक नृत्य शैली है जिसमें तीव्र गति से चक्कर लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। ओडिसी नृत्य का पुनरुद्धार करना, भरतनाट्यम का आधुनिकीकरण करना, मणिपुर नृत्य की खोज करना, और कुचिपुड़ी की लोकप्रियकरण। तो इसका जो सही उत्तर है, जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पर सबसे पहले आता है भरतनाट्यम का आधुनिकीकरण हुआ था 1980 1930 के दशक में। 1930 के दशक में किसने किया था? ये मैंने अभी नाम बताया हुआ था, नाम बताओ। तो रुक्मणी देवी अरुंडेल द्वारा किया गया था सबसे पहले। फिर उसके बाद आता है मणिपुर नृत्य की खोज हुई थी, मणिपुरी नृत्य की खोज, जिसमें 1950 के दशक में हुई थी। इस क्वेश्चंस को, ऐसे जो क्वेश्चंस आएंगे उनको ना, या तो अगर डेट याद है आपको, बिल्कुल एकदम करेक्टली डेट याद है, तभी ऐसी चीजें करिए, मतलब सन याद है आपको तब करिए। नहीं तो फिर अगर थोड़ी बहुत भी आप लॉजिक लगा पा रहे हैं तो लॉजिक से करिए। बाकी ऐसे क्वेश्चंस को अगर कि आप ऐसे सीरियल ना माइनस मार्किंग है तो छोड़ दीजिए। ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ना ही बेहतर होता है। कुछ क्वेश्चंस को जबरदस्ती नहीं टिके रहना है उन क्वेश्चंस के साथ। ठीक है। और जो मणिपुरी नृत्य है, इसको 1950 के दशक में किसने प्रोत्साहन दिया हुआ था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसके लिए प्रोत्साहन दिया हुआ था, तो 1950 के दशक में।
फिर आता है 19वीं नृत्य का पुनरुद्धार कब हुआ था, तो 1950 और 60 के दशक में। और हाल-फिलहाल जो यूडीक्टी है, इसने तो इतने सरल क्वेश्चन्स बनाना स्टार्ट किया है, मतलब आपको दिखेगा पैटर्न कठिन है, लेकिन क्वेश्चन्स बहुत सरल हैं। मैं एक क्वेश्चन देख रहा था, उसने पूछा स्टेनोग्राफर में, उड़ीसी नृत्य कहाँ पे फेमस है? अब भाई इतना ही नहीं पता होगा कि उड़ीसा में ही फेमस होगा उड़ीसी नृत्य, तो फिर क्या ही पता होगा। तो 1950-60 के दशक में कहाँ पर उड़ीसी का पुनरुद्धार हुआ था। और फिर उसके बाद आता है कौन? ये जो कुचिपुड़ी नृत्य है, कब लोकप्रियकरण प्राप्ति हुई थी इसको, कुचिपुड़ी नृत्य को? तो 1960-70 के दशक में, 1960-70 के दशक में। तो 1930 के दशक में कौन? भरतनाट्यम सो दूसरा। फिर 1950 के दशक में कौन? मणिपुर नृत्य की खोज तीसरा। और फिर उसके बाद 1950-60 के दशक में उड़ीसी नृत्य, तो 30 पहला। और फिर उसके बाद कौन-सा आता है? कुचिपुड़ी नृत्य का लोकप्रियकरण, मतलब चौथा। तो 2, 3, 1, 4 कहाँ पे है? 2 सबसे पहले कौन है? एक ये है, एक ये है। तो 2, 3 अब इसमें ये देख लो। तो 2, 3, 1, 4 मतलब बी नंबर इसका सही है। अब आप यहाँ पर देखेंगे, सो भरतनाट्यम का आधुनिकीकरण सबसे पहले कब हुआ था? 1930 के दशक में हुआ था। रुक्मिणी देवी रंडोल के द्वारा किया गया था। और मणिपुर नृत्य की खोज 1950 के दशक में हुई थी। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने इसे प्रोत्साहन दिया हुआ था। ओडिसी नृत्य का पुनरुद्धार 1950-60 के दशक में केलुचरण महापात्र और गुरुदेव प्रसाद दास द्वारा किया गया था। इनके नाम आपको याद कर लेना है। ये वाला उड़ीसी नृत्य का पुनरुद्धार किसने किया था? केलुचरण महापात्र और गुरुदेव प्रसाद के द्वारा किया गया था। और कुचिपुड़ी का लोकप्रियकरण 1960-70 के दशक में वेम्पति चिन्ना, सत्यम जैसे कलाकारों द्वारा किया गया था। तो आपको इन चीजों को याद कर लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है और यह कब मनाया जाता है? ये स्टेनोग्राफर एग्जाम में आया था, तब मैंने वहां से उठाया हुआ है ये वाला क्वेश्चन कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है, यह कब मनाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल दुर्गा पूजा के समय, असम नववर्ष के समय, और त्रिपुरा करवा चौथ पर, मेघालय बारिश के मौसम में। तो ये कहीं पे भी नहीं मनाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। नववर्ष के अवसर पर मनाया जाता है। जो बिहू है, ये कहाँ पर? असम राज्य का लोक नृत्य है। लोक नृत्य है असम का। ठीक है। और यहाँ पर जो असमिया है, इसको असमिया का जो असम का असमिया नववर्ष कैसे बोलते हैं? असमिया नववर्ष। असमिया नववर्ष, जिसका रंगाली बिहू भी कहा जाता है, एक प्रकार से रंगाली बिहू कहा जाता है। जब फसल की कटाई होती है, तब ये जो नृत्य है, ये पुरुष और महिलाओं द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? मेल एंड फीमेल, मतलब पुरुष और महिलाओं द्वारा किया जाता है। महिलाओं द्वारा किया जाता है। और यहाँ पर एक चीज और रखिए, यहाँ पर याद रखना है, क्या चीज रखना है? कि जो फसल कटाई के टाइम पे होता है, कब होता है? फसल कटाई के टाइम पर। फसल की कटाई होती है जब, उसी के टाइम पर होता है नृत्य। और यहाँ पर जो पुरुष होते हैं ढोल बजा रहे होते हैं, पेपा गगना ये सब कुछ बजा रहे होते हैं। वहीं जो जो महिलाएं होती हैं, एक प्रकार की एक चादर पहन के आती हैं, जिसका नाम होता है मेखला चादर। तो आपको यहाँ भी रखना है, मेखला चादर कहाँ मिलती है? असम में मिलती है। तो मेखला चादर पहनकर आती हैं। और इसमें 3 प्रकार के बिहू नृत्य हैं, जैसे अभी मैंने बताया ना, रंगाली बिहू। इसी प्रकार से और 2 प्रकार के हैं। तो फर्स्ट जो है कौन है? रंगाली बिहू हो गया। सेकंड नंबर पे हो गया भोगाली बिहू। बिहू मतलब बहू नहीं होता है। यहाँ पे याद रखना, अलग-अलग नाम हैं इसके, है ना? वो मुझे भी पता नहीं है। और यहाँ पर कंगाली बिहू, मैं भी बहू कह रहा हूँ। ठीक है। और यह प्रकृति एवं कृषि से जुड़ा हुआ त्योहार है। जैसे कि मैंने बताया ना, फसल की कटाई होता है, तो इसको सीधा सा बोलता है प्रकृति और कृषि से जुड़ा हुआ ये त्योहार है। आपको इसको पढ़ लेना है। असम नववर्ष के समय पर मनाया जाता है कौन सा? बिहू राज्य का लोक नृत्य। एकदम वो करेक्ट आंसर इसका ये होगा कौन सा? हाँ, इसका नाम आंसर हो गया बी नंबर सही होगा। फिर आता है हम नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8 पर। कर्नाटक संगीत में वर्णम का क्या महत्व है? इसका वर्णम का क्या महत्व है? यह संगीत सभा का अंतिम गीत है। यह मुख्य राग का परिचय करता है और तकनीकी अभ्यास के लिए उपयोगी है। यह केवल तबला वादन के लिए उपयोग होता है। यह भजन गायन की एक शैली है। तो वर्णम का पूछ रहा है कर्नाटक संगीत। अब आप बहुत डिटेल में ले जाओगे तो वर्णम संगीत के बारे में पूछा जाएगा। वर्णम संगीत है क्या? मतलब कर्नाटक संगीत में वर्णम का क्या महत्व है? नॉट वर्णम संगीत नहीं, वर्ड गलत हो गया मेरे से। तो वर्णम का क्या महत्व है? तो जो जब आप जैसे राग स्टार्ट प्रारंभ करने वाले हैं, राग प्रारंभ करने वाले हैं, कोई भी संगीत, मतलब कर्नाटक संगीत में राग आरंभ हो रहा है। जब जो मुख्य राग है, उसकी जो मुख्य परिचय कि हम इसमें क्या-क्या करने वाले हैं, लाइक
आप शुरुआत में एक भूमिका बना रहे हैं, तो भूमिका बनाते हैं जब तकनीकी अभ्यास के लिए इसका उपयोगी है, ठीक है ना? तो एक इसका मुख्य राग का परिचय कराता है, जो कि तकनीकी अभ्यास के लिए उपयोगी होता है ना? और जैसे जो वर्णम है, ये बेसिकली 2 चीज़ों से भी जुड़ा होता है। मतलब एक तो राग हो गया और दूसरा ताल से भी जुड़ा होता है। मतलब ताल का भी परिचय करवाता है। किसका? ताल का। अगर बाय चांस इसकी जगह पे आ गया कि मुख्य राग का परिचय कराता तो हाँ, ताल का भी परिचय कराता है और संगीत सभा की शुरुआत में ही गाया जाता है। जैसे मैंने अभी बताया था ना कि भूमिका तैयार करता है, तो जो गायक है उसकी आवाज़ को तैयार करवाता है। वर्णम में जैसे 3 प्रकार के चरण भी होते हैं। तो 3 चरण कौन-कौन से हैं? पल्लवी, अनुपल्लवी, अनुपल्लवी और चरणम, 3 चरण हैं इसके। और इसमें स्वर संचार जो होती है वो काफ़ी कठिन तकनीक होती है। और यहाँ पर कर्नाटक संगीत में है, जो आधुनिक कर्नाटक संगीत है, इसमें त्रिमूर्ति के नाम बहुत फ़ेमस हैं। त्रिमूर्तियों के नाम बहुत फ़ेमस हैं। त्रिमूर्तियाँ कौन-कौन सी हैं? तो जो फर्स्ट आती हैं, वो है त्यागराज। ये नाम आपको रटने हैं, त्यागराज। सेकंड नंबर पे जो नाम है वो आता है मुत्तुस्वामी दीक्षितर, मुत्तुस्वामी दीक्षितर। इसके बाद आता है श्यामा शास्त्री, थर्ड नंबर पे श्यामा शास्त्री। अब इनमें से किसी का भी नाम पूछ सकता है और बोल देगा कि हाँ, ये किससे संबंधित है, तो कर्नाटक संगीत से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, यहाँ पे इसको पढ़ते रहिए, जो भी है वही सब कुछ लिखा है, जो मैंने अभी आपको बता दिया है, ज़्यादा कुछ भी अंतर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न नंबर 9, अभिकथन ए, मतलब अभिकथन ए जो कथन है, लावड़ी महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है, लोक नाट्य है, जिसमें सामाजिक मुद्दों को उठाया जाता है। लावड़ी में केवल महिला कलाकार भाग लेती हैं और पुरुषों का प्रवेश वर्जित होता है। तो इसमें ऐसा नहीं है, पुरुषों का प्रवेश वर्जित कहीं पे भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा समाज पैट्रियार्की से भरा पड़ा है। तो सामान्य तौर पे वर्जित नहीं होगा, ये हो सकता है कि वो उसमें भाग नहीं ले रहे हैं, लेकिन वर्जित नहीं होता है। इस चीज़ को आप यहाँ जैसे इसमें बोला कि कथन आर गलत है, तो कथन आर गलत हो गया तो आपको ये ढूँढना है ए आर गलत है। और यहाँ पर देखो ए आर दोनों सही नहीं हो सकते हैं, ए बी सही हो सकते हैं, आर सही नहीं हो सकता है, तो कौन-सा? सी नंबर इसका सही आंसर हो गया। ए सही है मतलब, परंतु आर गलत है। और जो लावड़ी है कहाँ का लोकनाट्य रूप हो गया? महाराष्ट्र का लोकनाट्य रूप हो गया है। और इसमें कई सारे ऐसे विषय होते हैं जिनको उठाया जाता है, जैसे सामाजिक विषय हो गया, राजनीतिक विषय हो गया, प्रेम के विषय हो गया, इनको इसमें इसकी मुख्य भूमिका होती है इसमें। हाँ, इसमें जो है यह गलत है कि जैसे महिलाएँ होती हैं वो भाग नहीं ले सकती, मतलब भाग तो लेती हैं, दोनों भाग लेते हैं। कौन-सा से? पुरुष कलाकार भी इसमें भाग लेते हैं। और यहाँ पर जो लावड़ी लोकनाट्य का मुख्य वाद्य यंत्र है, तो वो कौन-सा है? ढोलकी। ढोलकी मुख्य वाद्य यंत्र है, मुख्य वाद्य यंत्र है। और ये है जो तमाशा नृत्य, आपको तमाशा के बारे में पता होगा, तमाशा कहाँ पे? महाराष्ट्र में ही फेमस है, तो कहाँ का है? उसी का ही हिस्सा माना जाता है। पढ़ लीजिए। तो फिर आता है प्रश्न नंबर 10वां, निम्नलिखित में से कौन-सा लोक वाद्य यंत्र राजस्थान से संबंधित नहीं है? लोक वाद्य यंत्र कहाँ संबंधित नहीं है? राजस्थान से संबंधित नहीं है। ब्राह्मण हत्था, मोरचंग, खरताल, पुंगी। तो जो पुंगी है, अब देखो यहाँ पर एक-एक करके मैं बता देता हूँ आपको। पुंगी आपने देखा होगा कौन बजाता है? सपेरे बजाते हैं। है ना? आप ये मत समझिए जो सपेरा है कालबेलिया नृत्य से संबंधित, नहीं, नहीं। सपेरा जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल होते हैं, पुंगी बजाते हैं। तो यहाँ पर ये कहाँ गया हो गया? यूपी में फेमस हो गया, बिहार में फेमस हो गया और इसके अलावा कहाँ पर? राजस्थान में नहीं है, बंगाल में फेमस है ये। बंगाल में फेमस हो गया। हड़ताल, रावण हत्था जो हो गया वो कहाँ पर? राजस्थान का फेमस है। और मोरचंग जो है, मोरचंग कहाँ पे फेमस है? ये भी राजस्थान में फेमस है। कहाँ से? मुँह से बजाया जाता है। और जो रावण हत्था है, यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना भूल गया, भील जनजाति द्वारा बजाता है। और यहाँ पर जो मोरचंग है, ये मोरचंग और खड़ताल एक इसके राजस्थानी लोक संगीत के महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र हैं, ठीक है? कुल मिला के। अब तो कौन-सा बचा? ये पुंगी इसका सही आंसर है। और उसने पूछा है राजस्थान से संबंधित नहीं है, आपको यहाँ पे याद रखना है। राजस्थान से संबंधित नहीं है, राजस्थान से संबंधित कौन-सा नहीं है? पुंगी संबंधित नहीं है। वही चीज़ लिखी हुई है। तमाशा लोकनाट्य परंपरा, निम्नलिखित में से कौन-सी विशेषता सबसे महत्वपूर्ण है? तमाशा के बारे में बताया था, कहाँ का फेमस नृत्य है?
लोकनाट्य परंपरा है कहाँ पे? महाराष्ट्र का फेमस लोकनाट्य परंपरा है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का फेमस लोकनाट्य है। और यहाँ पर बेसिकली एक सामाजिक व्यंग्य, हास्य, मनोरंजन का अनूठा मिश्रण है। वो तो 16वीं शताब्दी में फेमस हुआ था, शुरुआत हुआ था तमाशा लोक नृत्य। तो यह सामाजिक और जो मनोरंजन का मिश्रण है। अभी मैंने बता दिया। केवल पौराणिक कथाओं का मंचन होता है तो ऐसा नहीं है। केवल शास्त्रीय संगीत का प्रयोग होता है ये तो और भी नहीं है। या केवल धार्मिक त्योहार में प्रस्तुत किया जाता है ये भी बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर सिंपल है। और आधुनिक काल में इसकी जो साहित्यिक रूप से इसकी प्रमुख भूमिका रही तो राम गणेश गडकरी इनका नाम याद रख लीजिए। राम गणेश गडकरी जी इसके लिए फेमस है। गडकरी नितिन गडकरी का नाम याद मत रख लीजिएगा। तो राम गणेश गडकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नौटंकी उत्तर प्रदेश का प्रमुख नाट्य रूप है। यात्रा पश्चिम बंगाल की लोकनाट्य परंपरा है। उपरोक्त में से कौन सा कथन से सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो, ना तो एक और ना ही दो। तो जो नौटंकी है ये सही, बिल्कुल सही है। पहला बिल्कुल एकदम सही है। कहाँ से? प्रमुख लोकनाट्य रूप है। इसके अलावा यात्रा जो है पश्चिम बंगाल की लोकनाट्य परंपरा है, ये भी एकदम करेक्ट है। तो ये दोनों ही सही है। इसका सी नंबर सही है। और 19वीं सदी में जो है नौटंकी जो है कहाँ पर विकसित हुआ था? हाथरस वाले क्षेत्र में विकसित हुआ था। और संगीत, नृत्य, नाटक, इन नौटंकी में यही सारी चीजें होती हैं, है ना। और इसके जो कलाकार हैं जो जिसने हम इसको प्रसिद्धि दिलवाई थी, तो इनका नाम है, सबसे पहले है अजमल खान। अजमल खान। और जो दूसरा नंबर पे है बाबू गुलाम हैदर। बाबू गुलाम हैदर। ये दोनों नाम फेमस हैं। वहीं जो यात्रा है ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल से ही फेमस है। और ये वैष्णव आंदोलन हुआ था जो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा किया गया था, उसके लिए उससे ही जुड़ा हुआ है। चैतन्य महाप्रभु का, चैतन्य महाप्रभु के समय जो वैष्णव आंदोलन है उससे जुड़ा हुआ है। वैष्णव आंदोलन से जुड़ा हुआ है। दोनों ही जो परंपराएं हैं वो धार्मिक सामाजिक रूप से जुड़ी होती हैं। कई बार जो नौटंकी का प्रयोग किया जाता है वो इस प्रकार से किया जाता है जैसे समाज में कोई प्रथा चली आ रही है, उसका विरोध जताने के लिए, किसी प्रकार की कुछ सामाजिक सुधार है उसके लिए उसका प्रचार प्रसार करना है, नौटंकी उससे भी जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यक्षगान नाट्य परंपरा में भागवत की क्या भूमिका होती है? मुख्य नर्तक का काम करना, कथावाचक और संचालक का कार्य करना, संगीत वाद्य यंत्र बजाना, मंच सज्जा की व्यवस्था करना। तो जो यक्षगान परंपरा है ये कहाँ पे से जुड़ी हुई है? यक्षगान नाट्य परंपरा ये बेसिकली कर्नाटक से है। कर्नाटक की प्राचीन लोक नाट्य परंपरा है। और भागवत की क्या भूमिका होती है? तो भागवत जो है यहाँ पर एक प्रकार से कथावाचक और संचालक का कार्य करता है यहाँ पे। तो इसका जो सही आंसर हो गया बी नंबर, इसका सही है। और इसमें जो है यक्षगान नाट्य परंपरा में तो यहाँ पर पुराण और इतिहास की कथाएं प्रस्तुत की जाती हैं। पुराण और इतिहास की कथाएं प्रस्तुत की जाती हैं। इतिहास की कथाएं प्रस्तुत की जाती हैं। कथाएं प्रस्तुत की जाती हैं। और रंग बिरंगी वेशभूषा, मुखौटों का प्रयोग भी इसके लिए किया जाता है। और जो बेसिकली जो यक्षगान है ये रात भर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली नाट्य शैली में वेश्य का क्या अर्थ है? वेश्य मतलब जो आपने कई बार देखा होगा कि कथकली है ना, कथकली में एक बड़ा सा मुखौटा पहनते हैं और सारी चीजें करते हैं। तो जब ये मुखौटा पहन रहे हैं जो लोग, ये लोग जैसे यहाँ पर एक मुखौटा सा पहन लिया होता बड़ा सा, तो ये ऐसे अभी तो नहीं है। जब लाइक मुखौटा पहना हुआ है तो जो चेहरा की रंग योजना है, मेकअप है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेश। क्या बोलते हैं? कई बार ऐसा बोलते हैं वेशभूषा बना ली हमने ऐसा, तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। तो एक प्रकार से इसका जो सही आंसर होगा चेहरे की रंग योजना और मेकअप उसको बोलते हैं। यहाँ पर और भी चीजें हैं, मुझे लगता है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वेश जो है वो पात्र के चरित्र को दर्शाता है। वेश है, इसको दर्शाता है, एक पात्र के चरित्र को दर्शाता है, चरित्र को दर्शाता है। और जो कथकली नाट्य शैली है कहाँ पर फेमस है? केरल में फेमस है। केरल में फेमस है। और जो और केरल में एक और लोक नाट्य है, या कहें यहाँ पर मार्शल आर्ट है, तो मार्शल आर्ट का नाम है कलारी पट्टू। ये उसका भी हिस्सा होता है, बेस उसको बोलते हैं, कलारी पट्टू को भी बोलते हैं, तत्व के रूप में भी ये शामिल है। और यह जो पूर्णता है यहाँ पर जो किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। पूर्ण
पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। इसमें जो जो स्त्रियों की भूमिका है वो भी पुरुष ही निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 15। तो 15वां में है निम्नलिखित का सही मिलान करें। रामलीला उत्तर प्रदेश, रासलीला गुजरात, हवाई मथुरा वृंदावन क्षेत्र, आंध्र नाट्यम आंध्र प्रदेश। अब यहाँ पर एक तो सबसे पहले मिल जाएगा डी का 4 नंबर, आपको तुरंत मिल गया डी का 4 नंबर। तो आपने डी का 4 नंबर तो मिला लिया, लेकिन यहाँ पर दो हैं, तो अब ए और बी में कंफ्यूजन हो जाएगा, आप कौन सा लगाएं। आपको यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। और ए नंबर है रामलीला, तो रामलीला चलो आपने सोचा चलो एक का पहला, जहां आपने ए का पहला छांटा बस आपको आंसर मिल गया, कौन सा, ए नंबर मिल चुका है आपको। और फिर आपको बी नंबर, बी का तीसरा मतलब रासलीला आप यहाँ पे भी लगा सकते थे। बी का तीसरा मथुरा वृंदावन का क्षेत्र, और सी नंबर जो है वो है भवाई, भवाई कहाँ पे, गुजरात में फेमस है। सी का दूसरा। अब इसका जो सही आंसर कौन सा मिल गया आपको, ए नंबर का सही आंसर मिल गया। तो रामलीला है ये कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में फेमस है। कब मनाई जाती है, दशहरे पे। हालांकि ये देखो रामलीला तो ऐसा हो गया कि सभी जगह मनाई जाती है, लेकिन जो सबसे फेमस है वो रामलीला कहाँ से, उत्तर प्रदेश में ही फेमस है, वाराणसी और अयोध्या में। वहीं जो रासलीला है मथुरा वृंदावन के क्षेत्र में मनाई जाती है। और जो कि बेसिकली तुम्हें पता ही, रासलीला अगर इसके बारे में नहीं पता तो क्या ही पता है, भगवान कृष्ण की लीलाओं से संबंधित है। और जो भवाई है ये गुजरात का लोक नाट्य शैली है, और एक प्रकार से सामाजिक कह सकते हैं सामाजिक व्यंग्यों पर आधारित है, हास्य नृत्य होता है। और आंध्र नाट्यम जो है वो आंध्र प्रदेश की परंपरा है, जो कि एक प्रकार से लोक नाट्य परंपरा है, जो कि स्थानीय संस्कृति और भाषा और परंपराओं के आधार पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतनाट्यम नृत्य शैली में अरे मंडी मुद्रा का क्या महत्व है। अरे मंडी मुद्रा का क्या महत्व है, इसके बारे में पूछा है। अरे मंडी मुद्रा का क्या महत्व है। यह नृत्य की प्रारंभिक मुद्रा है जो देवी शक्ति का प्रतीक है। यह मूल बैठने की स्थिति है जो पृथ्वी तत्व से जुड़ाव दर्शाती है। और यह केवल पुरुष नर्तकों द्वारा प्रयोग की जाने वाली मुद्रा है। यह नृत्य की समाप्ति मुद्रा है जो ब्रह्म तत्व का प्रतीक है। तो जो अरेमंडी है, जैसे मैंने उसके पहले भी बताया हुआ था भरतनाट्यम के बारे में, कि देवदासी परंपरा से भी जुड़ा हुआ है। और जो पैरों से की आधारभूत शिला है इसकी। अब यह घुटने मुड़े होते हैं इसमें। जब आप देखते होंगे कई बार ना कि लड़की है या मतलब जो नृत्यांगना है उसके ऐसे घुटने मुड़े होते हैं, तो जो घुटने मुड़े होते हैं उसको बोलते हैं हम अरे मंडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अरे मंडी बोलते हैं। और पैर इसमें बाहर टाइप का होता है जब, तो ये पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। जब पृथ्वी माता आपने देखा होगा नर्तकी का रूप में, तो जो नर्तक की स्थिरता और संतुलन को दर्शाता है एक प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर यही चीज है। तो अरेमंडी जो है इसके लिए कौन सा हो गया ये, यह मूल बैठने की स्थिति और पृथ्वी तत्व का जुड़ाव दर्शाता है। तो हाँ ये सही है, इसका जो सही आंसर है वो क्या हो गया, बी नंबर सही आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुचिपुड़ी नृत्य में नर्तक अपने पैरों पर पीतल की थाली रखकर नृत्य करते हैं। पैरों पर पीतल की थाली रखकर नृत्य करते हैं। कुचिपुड़ी में तरंगम एक विशिष्ट तकनीक है जो केवल महिला कलाकार द्वारा की जाती है। नहीं, तरंगम इससे नहीं जुड़ा हुआ है ना। और जो तरंगम तकनीक है एक किसके द्वारा, मतलब जो है महिला कलाकारों द्वारा को नहीं जुड़ती है। ये बेसिकली पुरुष कलाकारों द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, जो विशेष का बाल कृष्ण का रूप होती है, बाल कृष्ण के रूप में होती है। तो तरंगम जो है होती तो इसी कुचिपुड़ी नृत्य में ही, लेकिन ये किससे है, पुरुष कलाकारों के द्वारा जुड़ी होती है, पुरुष कलाकारों से। तो यहाँ पर एक गलत हो गया। जब ये गलत हो गया तो इसका सही आंसर क्या हो गया, केवल एक नंबर सही आंसर हो गया। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि नर्तक जो है अपने पैरों को होता है पीतल की थाली पर रखकर नृत्य करते हैं। ऐसे पीतल की थाली पे होते हैं, उस पर पैर रखे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिंपल है। जो पीतल की थाली में जब पैर रखते हैं तो उसको ये बोलते हैं तलम, तलम बोला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही मिलान करें। कथक नृत्य, उड़ीसी नृत्य, मणिपुर, आधुनिक नृत्य, ये कौन किससे जुड़ा हुआ है उसके बारे में पूछा हुआ है। अभी देखो मैंने कथक नृत्य के रूप में किसी का नाम लिया हुआ था, अगर आपको ध्यान हो तो ए नंबर का आपको आ जाएगा चौथा, ए का चौथा। और जहां ए का चौथा हमने बोला वो क्या है, सीधा आ गया ए नंबर जुड़ गया, तो सही। ए का चौथा, कथक जो है वो पंडित बिरजू महाराज से जुड़ा हुआ है, तो ए का चौथा हो गया। फिर दूसरा नंबर आपका आ गया बी का पहला, गुरु केलुचरण महापात्र, ये भी मैंने आपको बताया हुआ था, बी का पहला। और फिर उसके बाद सी मणिपुर, सी का तीसरा, गुरु विपिन सिंह जुड़े हुए हैं। और फिर आते हैं आपका डी नंबर, आधुनिक नृत्य।
डी का दूसरा उदय शंकर से जुड़ा हुआ, ये सही आंसर होगा। और जो पंडित विक्रम आजाद होते हैं किससे संबंधित थे? लखनऊ घराने से संबंधित थे, लखनऊ घराने से संबंधित थे। और गिरु जी वही सब चीजें हैं। तो अब इसके बारे में आप आगे पढ़ लीजिए जो यहाँ पर ये व्याख्या दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भांगड़ा लोक नृत्य। भांगड़ा लोक नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सर्वाधिक सटीक है? यह जो मुख्यतः दिवाली के अवसर पर किया जाता है और इसमें केवल ढोल का प्रयोग होता है। यह बैसाखी के त्योहार से जुड़ा है और उसमें ढोल, तुम्बा, चिमटा, वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। यह केवल सिख समुदाय द्वारा किया जाता है, इसका संबंध हिंदू परंपरा से है। ये भी सही हो सकता है, फेस्टिवल वे में तो है ही है। यह हरियाणा की मुख्य लोक नृत्य शैली है जो गुरु नानक द्वारा स्थापित है। लेकिन यही नहीं है सही। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बैसाखी के त्योहार पे जाता है, तो सर्वाधिक रूप से जो सही है, सर्वाधिक सटीक होगा तो कौन सा होगा? बी नंबर इसका सही आंसर होगा। यह बैसाखी के त्योहार से जुड़ा है, इसमें ढोल, तुम्बा, चिमटा, वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। तो जो भांगड़ा है एक प्रकार से कहाँ से? पंजाब से ही जुड़ा हुआ है। यहाँ पर नहीं लिखा है तो पंजाब से जुड़ा है। कहाँ से? पंजाब से जुड़ा हुआ है। और जो बैसाखी का त्योहार है, फसल कटाई, जब अप्रैल महीने में फसल की कटाई हो चुकी होती है तब उसकी खुशी में ये मनाया जाता है। और जो ढोल है उसका प्रमुख वाद्य यंत्र होता है। भांगड़ा में ढोल ही बजाया जाता है, आपने देखा होगा। अगर आप दिल्ली में भी रहते हो तो यहाँ पे भी भांगड़ा बहुत फेमस है। अब तो लोकल में भी बहुत सी जगह पे जो भांगड़ा है वो फेमस होने लगा है। और यहाँ पर चिमटा, ढोल, तुम्बा वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। और हरियाणा में भी भांगड़ा किया जाता है, लेकिन जो उसकी उत्पत्ति है वो उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी? पंजाब में हुई थी। इसलिए पंजाब लिए कहा जाएगा कि जैसे अब सिंपल सा है, भांगड़ा है जो वो किसके लिए कहाँ पे होता है? पंजाब में, क्योंकि उसकी उत्पत्ति वहाँ पे हुई थी। हरियाणा में भी होता है, दिल्ली में भी होता है, अब तो बहुत सारी जगह पे होता है भांगड़ा, क्योंकि यही वासुदेव कुटुंबकम की भावना है। विश्व एक स्वरूप है, भारत एकता का प्रमुख देश है, होती नहीं है वो बात अलग है। निम्नलिखित को कालानुक्रमिक में क्रम में क्रम में व्यवस्थित करें। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, ये बुक्स जो हैं वो कब लिखी गई थी और सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, अभिनव गुप्त का अभिनव भारती, सारंगदेव का संगीत रत्नाकर और सर्वेश्वर का मानस उल्लास। तो जो यहाँ पर आप एक एक करके देख लीजिए। जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है ये कब लिखा हुआ था? तो दूसरी सदी ईसा पूर्व में से लेकर दूसरी सदी ईसा पूर्व से लेकर दूसरी सदी ईसवी तक, दूसरी सदी ईसवी तक के बीच में लिखा गया था। वहीं जो अभिनव गुप्त का अभिनव भारती है ये कब लिखा गया था? 10वीं और 11वीं सदी में लिखा गया था। 10वीं या 11वीं सदी में लिखा गया था। और सारंगदेव का जो ये है संगीत रत्नाकर है, सारंगदेव का संगीत रत्नाकर, ये कब लिखा गया था? 13वीं सदी में लिखा गया था। समथिंग समथिंग 13वीं सदी में लिखा गया था। और सोमेश्वर का जो मानस उल्लास है 11वीं सदी में लिखा गया था। यानी कि लगभग इसकी जो ईस्वी थी 1127 ईस्वी में लिखा गया था। अब यहाँ पर एक एक करके आप इसको मिला लीजिए। तो सबसे पहले आता है दूसरी सदी, तो पहला नंबर आपका पहला नंबर आ गया। फिर उसके बाद आता है कौन आ रहा है यहाँ पे? 10वीं सदी, यानी कि अभिनव गुप्त का भारती आ गया, तो यहाँ पे आ गया दूसरा नंबर आपका। फिर आ गया आपका कौन सा? सोमेश्वर का मानसोल्लास, यानी कि चौथा नंबर आ गया। और उसके बाद आ गया आपका तीसरा नंबर। तो 1 2 4 3, 1 2 4 3, ये नंबर आपका डी नंबर इसका सही आंसर हो गया। तो इसको आप पढ़ लीजिए यहाँ पर जो भी चीज है कि कौन सी जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है सबसे प्राचीन है और दूसरी सदी ईसा पूर्व से दूसरी सदी ईस्वी में भारतीय रंगमंच और नृत्य का आधारभूत ग्रंथ है। ये आपको याद रखना है कि नृत्य का आधारभूत ग्रंथ कौन सा है? तो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। जब भी नृत्य की बात होती है तो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र सबसे पहले ही खड़ा होगा आगे सबसे ज्यादा। नाट्य शास्त्र की विस्तृत टीका कौन है? अभिनव भारती है। जो इस पे भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, इस पे ही विस्तृत टीका लिखी गई थी। किसने? अभिनव भारती ने लिखी थी। और जो सामेश्वर का मानस उल्लास है 1127 ईस्वी में लिखा गया था। और संगीत और नृत्य के साथ साथ विविध विषयों का इसमें वर्णन मिलता है। और सारंग देव का संगीत रत्नाकर 13वीं शताब्दी से 1210 से 1247 ईस्वी की रचना है। और भारतीय शास्त्रीय संगीत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन ए। गिद्धा पंजाब की महिलाओं का पारंपरिक लोक नृत्य है जो मुख्यतः 30 त्योहारों पर किया जाता है। गिद्धा में महिलाएं वृत्ताकार में खड़ी होकर ताली बजाते हुए लोकगीत गाती हैं। दोनों, अब यहाँ पर देखना अभिकथन ए और कारण एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए, तभी एक कारण सही आप समझ पाएंगे कि कौन कौन से हैं। अबे देखो,
गिद्धा जो है पंजाब की महिलाओं का लोक नृत्य है। हाँ, एकदम सही है। ये बिल्कुल सही है। अब इसमें लगा है जो मुख्यतः तीज त्योहारों पर किया जाता है, एकदम सही है, कोई इशू नहीं है यहाँ का। मतलब कथन ये सही है, जब कथन ये सही है तो अभी कोई इशू नहीं है। अब आपको कारण देखना है, गिद्धा में महिलाएं वृत्ताकार में खड़ी होकर ताली बजाते हुए लोकगीत गाती हैं। हाँ हाँ, एकदम बिल्कुल करेक्ट है। जब दोनों ही करेक्ट है तो यहाँ पर देखो, अब कारण को आपको कथन से जोड़ना है। तो ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। हाँ, ऐसा है। देखो, गिद्धा पंजाब की महिलाओं का पारंपरिक लोक नृत्य है। मतलब आर जो है, मतलब ए है, वो आर से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है? जुड़ा हुआ है एकदम। तो गिद्धा में महिलाएं जैसे वृत्ताकार में खड़ी हो जाती हैं, इसलिए गिद्धा पंजाब की महिलाओं को पंजाबी लोक नृत्य जो मुख्यतः तीज त्योहारों पर किया जाता है। यहाँ पर सिंपल सा इतना था। जैसे अब यहाँ पर कौन कौन से त्योहार हो सकते हैं, जैसे तीजा हो गई, अभी तीज निकली है। करवा चौथ हो गई, करवा चौथ है। लोहड़ी हो गई। इन सब मुख्यतः त्योहारों पर किया जाता है यहाँ पर। और जो है, ऐसे घेरा बना लेती हैं और फिर तालियां बजाती हैं। तालियां बजाती हैं महिलाएं। तो ताली की ताल का नृत्य करती हैं, एक प्रकार से उसको बोल जाती हैं। इसमें कई सारे लोकगीत होते हैं, जो पंजाबी लोकगीत होते हैं उनको गाते हैं। और इसमें हाँ, एक और चीज है, कई बार क्वेश्चन आ जाएगा, गिद्धा में कोई वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? तो नहीं, गिद्धा नृत्य में कोई भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। कोई भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। प्रयोग नहीं होता है। और केवल ताली ही बनाई जाती है। और भांगड़ा के है जो महिला के समकक्ष माना जाता है गिद्धा को। तो इसको पढ़ लीजिए जो भी है। ए और आर सही है, और आर ए की सही व्याख्या है। रासलीला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? रासलीला के संदर्भ में पूछा। रासलीला अभी मैंने बताया था कृष्ण से संबंधित है। केवल वृंदावन क्षेत्र में मणिपुर नृत्य शैली में प्रस्तुत किया था। वाह, कहाँ पे आ गए भाई ये? मतलब वृंदावन क्षेत्र में मणिपुर नृत्य कहाँ से प्रस्तुत हो जाएगा? तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अभी जब ये पॉसिबल नहीं तो ये गलत हो गया। फिर आता है, यह उत्तर प्रदेश, राजस्थान, असम में विभिन्न रूपों में प्रचलित लोक नाट्य परंपरा है। हाँ, ये पॉसिबल है, क्योंकि एक तो पहले नंबर उत्तर प्रदेश आ गया, फिर राजस्थान आ गया, असम में आ गया। और यह मुख्यतः कृष्ण जन्माष्टमी पर प्रदर्शित की जाने वाली एकल नृत्य शैली है। नहीं यार, नृत्य शैली थोड़ी ना है रासलीला। यह केवल ब्रज भाषा में गाए जाने वाले पदों के साथ किया जाता है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। कई सारे लोक भाषा होती हैं, उसमें भी प्रचलित होता है। जैसे हमारे मैं मतलब एमपी से हूँ, वहाँ पे बुंदेलखंड क्षेत्र है, तो वहाँ पे एक प्रचलित लोकनाट्य के रूप में भी वहाँ पे भी मनाई जाती है रासलीला, लेकिन वो बुंदेली भाषा में भी हो सकती है। दिल्ली में भी कई सारी जगह पे मनाई जाती है, कृष्ण लीला चलती है, तो वहाँ पे भी अलग अलग तरीके से हो सकती है। दिल्ली वाली लैंग्वेज में, हरियाणा लैंग्वेज में भी हो सकती है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, असम के विभिन्न रूपों में प्रचलित परंपरा है। तो ये बी नंबर सही है। अपनी अपनी जगह के अपने अपने तरीके हैं, जो कोई जैसे तरीके से डेवलप कर सके उसको। और हाँ, यहाँ पर जो मणिपुर नृत्य शैली में नहीं, मणिपुर में प्रसिद्ध हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो वृंदावन क्षेत्र में हो। ठीक है। और निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बावर्ची नृत्य, बावर्ची नृत्य, बावर्ची नहीं, बावर्ची नृत्य उत्तराखंड का पारंपरिक लोक नृत्य है, जो विवाह के अवसर पर किया जाता है। फूलिया नृत्य कुमाऊं क्षेत्र का युद्ध नृत्य है, जिसमें ढाल तलवार का प्रयोग होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो जो बावर्ची नृत्य है, ये कहाँ पर फेमस है? बावर्ची नृत्य बेसिकली हिमाचल प्रदेश का है। कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का है। उत्तराखंड का नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया है। और जो उत्तराखंड में जैसे विवाह के जो अवसर पर नृत्य किए जाते हैं, कहाँ पर? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कौन कौन से हो गए? जागर, चांचरी, ये फेमस है वहाँ पे। जागर, चांचरी, ये फेमस हैं। इसे नृत्य किए जाते हैं। और जो छोलिया नृत्य है, ये कहाँ पर? हाँ, एक कुमाऊं क्षेत्र में ही किया जाता है। छोलिया नृत्य। और कुमाऊं क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है? ये उत्तराखंड में ही पड़ता है। यहाँ पर नर्तक जो ढोल है, तलवार है, उसके साथ ही नृत्य करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो गया बी नंबर, सही आंसर हो गया केवल दो। उत्तराखंड के जो अन्य प्रमुख लोक नृत्य हैं, उत्तराखंड के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? रट्टा मान लो बिल्कुल एकदम। उत्तराखंड के लोक नृत्य हो गया, कौन कौन से हैं? झोड़ा, छपेली, भगनौल, ये भी प्रमुख है नृत्य है। आपको ये पढ़ लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही मिलान करें। ए पंडवानी छत्तीसगढ़, भवाई राजस्थान। भवाई के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं, अभी पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? तो भवाई राजस्थान, यक्षगान कर्नाटक, कुडियाट्टम केरल। तो जो पंडवानी है, ये कहाँ पर फेमस है? छत्तीसगढ़ में ही फेमस है। तो ए का पहला, जहाँ ए का पहला मैंने बोला, तो ए का पहले के बाद सीधा पहला ही आ गया इसका।
बी का दूसरा भवाई राजस्थान में फेमस है, भवाई राजस्थान में फेमस है। और सी यक्षगान कहाँ पर, तीसरा कर्नाटक में। और डी कुडियाट्टम केरल में फेमस है। तो इसका जो सही आंसर हो गया ए नंबर सही हो गया। पंडवानी है जो एक प्रकार से छत्तीसगढ़ की पारंपरिक लोक गायन कथा कहने वाली कला है एक प्रकार से। और जो पंडवानी है ये किससे जुड़ी हुई है, महाभारत से जुड़ी हुई है, महाभारत से जुड़ी हुई है। और जो भवाई है वो राजस्थान की लोकनाट्य परंपरा है। मैं पहले ही बता दूं, सामाजिक व्यंग और मनोरंजन पर आधारित है। यक्षगान जो है वो कर्नाटक की परंपरा है, इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। कुडियाट्टम जो है वो केरल की प्राचीन परंपरा है, संस्कृत नाटकों पर आधारित होती है। और हाँ, जो कुडियाट्टम है इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर, अमूर्त संस्कृत धरोहर भी घोषित किया गया है, यूनेस्को से भी जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। कालानुक्रमिक में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का वंदे मातरम, रविन्द्रनाथ टैगोर का जनगण मन, हरिवंश राय बच्चन का मधुशाला, सुब्रह्म भारती के तमिल राष्ट्रीय गीत। तो सबसे पहले आते हैं सुब्रह्म भारती के तमिल राष्ट्रीय गीत, जो 1892 से 1921 के सबसे पहले आते हैं। तो एक नंबर ए हो गया। फिर आते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्होंने कब लिखा हुआ था ये, 1876 में आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। किसमें, आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। और हरिवंश राय बच्चन की जो मधुशाला है ये कब हुई थी, 1935 में प्रकाशित हुई थी। और जो रविन्द्रनाथ टैगोर का जनगण मन कब, 1911 में लिखा गया था। अब तो आपको ये सारी चीजें कंफर्म हो गई हैं, कौन किसको, आप लगा लो यहाँ पे चिन्ह। सबसे पहले आ गया आपका 1892, 1921 ये नहीं आया सबसे पहले। सबसे पहले आपका 1892, अरे रुको, हाँ यहाँ पे कुछ गलती हुई है। 1892 19 की जो सुब्रह्म भारती का इनका जन्म टाइम था, है ना। तो 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं सदी के प्रारंभ में हुआ था ये, 20वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी के आरंभ में, मतलब 1900 के आसपास। और यहाँ पे 1876 में आनंद मठ प्रकाशित हुआ था, ये भी सही है। इसका जो सही आंसर हो गया ए नंबर, 4123। इसको पढ़ लीजिए यहाँ पर, जो भी ये कुछ गलती, तो जो भी गलती हो गई होगी यहाँ पे, मैं ध्यान नहीं दिया हुआ, ठीक से पढ़ा भी नहीं था, इसको समझा भी नहीं पा रहा था। तो देख लीजिए यहाँ पे कहता है, पवाड़ा लोक संगीत शैली के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। यह गुजरात की गायन परंपरा है जो गरबा के साथ प्रस्तुत की जाती है, गरबा के साथ प्रस्तुत की जाती है। महाराष्ट्र की वीर गाथा परंपरा है जो ऐतिहासिक वीरों के शौर्य का गुणगान करती है। यह राजस्थान की मांग एड़ियार समुदाय की गायन शैली है। यह पंजाब में किस्सा कहानी कहने की परंपरा है। तो जो पावड़ा है ये लोक संगीत कहाँ की है, ये महाराष्ट्र की है। कहाँ की है, महाराष्ट्र की वीर गाथा परंपरा है जो ऐतिहासिक वीरों के शौर्य का गुणगान करती है। तो कहाँ की है, पावाड़ा लोक संगीत शैली कहाँ से, महाराष्ट्र से संबंधित है। और जो मराठा वीर थे, छत्रपति शिवाजी हो गए, तानाजी हो गए, मालसुरे बाजी, प्रभु देश पांडे हो गए, इन सबकी गाथाओं की कहानी है एक प्रकार से। और ये ढोल ताशे की संगत से संबंधित है। और जो पावाड़ा शब्द है इसका अर्थ जो है हो जाता है कथा या वृत्तांत, प्रवाद से बना है और इसका अर्थ होता है कथा या वृत्तांत, कथा या वृत्तांत से जुड़ा हुआ है। और यह मनोरंजन से नहीं जुड़ी हुई परंपरा है, ध्यान पे रखना है। जो गुजरात है, गुजरात में कौन सी परंपरा है, गरबा के साथ की जाती है। गायन परंपरा नहीं, नृत्य परंपरा है। राजस्थान में मणिगढ़ सही समुदाय की गायन शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। अभिकथन ए, बुर्रा कथा, बुर्रा कथा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की परंपरा कथा वाचन कला है जिसमें एक मुख्य कथाकार और दो सहायक होते हैं। बुर्रा कथा में तंबूरा, तबला, कंजीरा जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। यहाँ पर देखो एक चीज आपको याद रखना है, कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे इसमें आपको हो सकता है वो बने नहीं, तो उन क्वेश्चंस को छोड़ना सही होता है। जैसे यहाँ तो मैं अभी आंसर बता देता हूँ, इसमें कोई इशू नहीं है, बहुत ज्यादा इशू नहीं होता है। बट जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं वहाँ पर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है, रियल प्रेशर वहीं पे मिलता है। आप जब टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे वहाँ पे आप लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं, आए पॉज कर दिया, कोई इशू नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। बट जैसे ही आप एग्जाम में आते हो वहाँ पे आप पॉज करने का कोई ऑप्शन नहीं है, पॉज कर भी दोगे कोई इशू नहीं है। बट क्या आप वो रियल फेस को, एग्जाम को फेस कर रहे हैं तो आपको 2 घंटे जब भी आप एग्जाम दो, बिल्कुल एकदम फोकस होकर एग्जाम दो। ठीक है, जब भी टेस्ट सीरीज दो बिल्कुल फोकस होकर दो, मॉक टेस्ट दो फोकस होकर दो। लास्ट कुछ दिन बचे हैं, मॉक टेस्ट पे सबसे ज्यादा फोकस करो। और उसमें देखो इसका जो आपका, आप कितना अच्छा दे पा रहे हैं, कितना आप स्कोर कर पा रहे हैं, उस पर ध्यान मत दो, स्कोर पे ध्यान देने की आवश्यकता
नहीं है। आपको सिर्फ ये देना है कि आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, उसका रिवीजन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मैं आपको अभी जो नेक्स्ट क्लासेस होगी कल सुबह की, है ना, मॉडर्न हिस्ट्री की, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे मॉक टेस्ट देना है, कैसे समझना है, मॉक टेस्ट किस प्रकार से दे सकते हो आप। मैं उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दूंगा आपको। ठीक है। अभी आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। बुर्रा कथा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की परंपरा है। कथा वाचन कला जिसमें एक मुख्य कलाकार दो सहायक होते हैं। बुर्रा कथा में तंबूरा, तबला, कंजीरा जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। हाँ, ये दोनों ही सही हैं, लेकिन जो आर है वो एक ही व्याख्या सही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है बी नंबर सही होगा। अब कारण आर भी सही है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ क्यों एकदम से गलत हो गया ये, है ना। क्योंकि जो वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है वो इस बात की व्याख्या नहीं करता कि इसमें तीन कलाकार क्यों होते हैं। इसमें मतलब जो हैं मुख्य कलाकार और दो सहायक होते हैं, ये नहीं है यहाँ पे। ठीक है, दो सहायक होते हैं। अब यहाँ पर देखो, जो वाद्य यंत्र होते हैं, जो वाद्य यंत्रों का प्रयोग ये नहीं कर रहे हैं, मुख्य कलाकार और सहायक होते हैं, ये नहीं कर रहे होते हैं। वाद्य यंत्रों का प्रयोग कोई और कर रहा होता है। जो तीन कलाकार हैं, जैसे मुख्य कलाकार और दो सहायक हैं, ये लोग बेसिकली कथा की प्रस्तुति कर रहे हैं, कथा की प्रस्तुति कर रहे हैं, तो इससे नहीं जुड़े हुए हैं, वाद्य यंत्रों से नहीं जुड़े हुए, इसलिए एक प्रकार से व्याख्या नहीं करता है। तो इसलिए दोनों ए और आर सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। यहाँ पर उसको बेटर तरीके से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उपयुक्त रूप से मेल खाता है। थेयम कला कर्नाटक देवी देवताओं का अनुकरण करती है। छाऊ नृत्य पश्चिम बंगाल मुखौटों के साथ युद्ध नृत्य है। नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ये वाला सही है। मैं ये बोल रहा था थेयम कला जो है कर्नाटक देवी से नहीं जुड़ा हुआ है। थेयम कला किसी और चीज से जुड़ा हुआ है, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ आपको। तो हम इसको पढ़ लेते हैं। कलायरुपट्टू तमिलनाडु से नहीं जुड़ा हुआ है। कलायरुपट्टू तमिलनाडु से नहीं जुड़ा हुआ है। और जो तिरुकुत्तू है केरल, रामायण पर आधारित लोकनाट्य भी नहीं है। जो छाऊ नृत्य है वो किससे, पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है। और जो पुरुलिया जिले, ये मतलब पश्चिम बंगाल का एक जिला है, पुरुलिया, पुरुलिया जिला में ये फेमस है, सबसे ज्यादा फेमस है। और इसके अलावा ये जो छाऊ नृत्य है झारखंड और उड़ीसा में भी प्रचलित है। रंग बिरंगे मुखौटा का प्रयोग होता है और युद्ध शिकार पर आधारित है। थेयम है, थेयम एक मार्शल आर्ट है, मार्शल आर्ट नहीं है, मतलब एक प्रकार का कला है, नृत्य है, जो बहुत खतरनाक होता है। मैंने मतलब कुछ वीडियोज में देखा हुआ था थेयम। तो जो थेयम है वो केरल की फेमस है। कहाँ की, केरल की फेमस है। और जो कलारीपट्टू है, कलारीपट्टू केरल में नहीं है एक प्रकार से। एक कलारीपट्टू कहाँ का है, ये कर्नाटक का है। कहाँ पे, कर्नाटक का। और जो तेकोत्तू है ये कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में है। कहाँ पर, तमिलनाडु में। यहाँ पर आपको इनको याद रख लेना, तो पढ़ लीजिए। कथकली में पक्का रंग रोगन लगाने की प्रक्रिया में लगभग 3 से 4 घंटे का समय लगता है। कथकली में केवल पुरुष कलाकार ही महिला पात्रों का अभिनय कर सकते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है। जहां पर केवल, और हाँ, यूपीएससी में एक पैटर्न आता है, उसी पैटर्न को यूडीकेटी भी फॉलो करने लगी है। मैं यूडीकेटी पैटर्न पे ही चल रहा हूँ। केवल जहां वर्ड आ जाए तो सामान्य तौर पर वो गलत माना जाता है। अगर देखो, यूडीकेटी इतना फेमस तो है नहीं कि वो यूपीएससी के पैटर्न को करने लगे, एलिमिनेट करने लगे। जैसे लास्ट 2-3 साल से यूपीएससी में पैटर्न में एक छोटा सा चेंज हुआ था कि एलिमिनेशन को ही एलिमिनेट कर दिया था। अब एलिमिनेशन तकनीक सामान्य तौर पे नहीं लगती है उसमें। लेकिन अभी यूडीकेटी उस तरीके के एग्जाम नहीं बना सकती है सामान्य तौर पे। तो क्योंकि उसको बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने हैं, तो इतने तो उस पर रिसर्च करेगी नहीं वो। तो यहाँ पे ध्यान रख लो, केवल जो बढ़ा जाए तो सामान्य तौर पे वो क्वेश्चंस गलत होते हैं। 2 नंबर जो है वो गलत हो गया आपका। तो आपका जो पहला नंबर सही है, केवल 1 नंबर। कहाँ पर, कथकली जो है मुकाबला अत्यंत जटिल और समय लेती है। सिंपल है वो तो। जब कोई मेकअप लगाएगा तो 3-4 घंटे लगता है। आपके आसपास अगर कोई महिलाएं होती है तो आप देखते होंगे ये चीज। प्रश्न नंबर 30वां है। निम्नलिखित को सही मिलान करें। यात्रा उड़ीसा, तमाशा महाराष्ट्र, नौटंकी पश्चिम बंगाल, भवानी उत्तर प्रदेश। जो इसमें सबसे पहले आपको पता है, जैसे बी का आपको दूसरा पता है। आपको ए नंबर का पता होना चाहिए, अभी मैंने बताया हुआ था। तो ए का आपको, यात्रा जो है वो पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है। ए का तीसरा। इसके बाद कौन सा जुड़ा हुआ है, ए का तीसरा हो गया। अब जहाँ ए का तीसरा निकला तो आपको पता चल गया ए का, ए नंबर उसका सही है। यात्रा है वो किससे, पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल की लोकमंच परा है। तमाशा जो है वो महाराष्ट्र की है, बी का दूसरा नंबर आ जाता है। बी का दूसरा नंबर। नौटंकी जो है उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है, और जो भवानी है ये उड़ीसा से जुड़ा हुआ है। अब जो भवानी है वो अलग अलग बड़ी जगह के लिए अलग अलग आता है ना। यहाँ पे सिंपल सा है। और जो भवाई यहाँ पर आपने वर्ड यूज किया था तो वो भवानी से जुड़ा हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में अभिनय के 4 प्रकारों में से कौन-सा नर्तक की आंतरिक भावनाओं और मानसिक अवस्था को दर्शाता है? तो कौन-सा अभिनय है? तो आंगिक अभिनय, वाचिक अभिनय, आहार अभिनय और सात्विक अभिनय। इसका जो आंसर है, कौन-सा इसमें लिखा पूछा गया है, आंतरिक भावनाओं और मानसिक अवस्थाओं को दर्शाता है। तो इसका जो आंसर है वो है डी नंबर, सात्विक अभिनय। जो सबसे सूक्ष्म और कठिन रूप होता है, नर्तक की जो आंतरिक भावना है, वो मानसिक दशा है, उस पर कार्य कर रहा होता है। तो नाट्यशास्त्र में इसकी जो अभिनय है, जो अभिनय के प्रकार हैं, तो अभिनय के प्रकारों को किसमें जानकारी मिलती है? नाट्यशास्त्र में मिलती है। नाट्यशास्त्र की हम बता ही चुके हैं, भरत मुनि ने लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ था। नाट्यशास्त्र भरत मुनि द्वारा लिखा गया था। सात्विक अभिनय इसका सही आंसर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुचिपुड़ी नृत्य में पुरुष कलाकार स्त्री पात्रों की भूमिका निभाते हैं और इसे स्त्री वेश कहा जाता है। कुचिपुड़ी में प्रयुक्त होने वाला पीतल का प्लेट तलम कहलाता है। एकदम सही है, इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कुचिपुड़ी में, जिस पर नर्तक नृत्य करता है। तो ये दूसरा नंबर तो सही है, पहले नंबर को ठीक से पढ़ लेते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य में पुरुष कलाकार स्त्री पुड़ी, हाँ हाँ एकदम सही है, स्त्री पात्रों की ही भूमिका निभाते हैं और इसे ही स्त्री वेश कहा जाता है। तो एक प्रकार से इसके दोनों कथन सही है। जो कुचिपुड़ी नृत्य है कहाँ पर होता है? ये आंध्र प्रदेश में फेमस होता है, शास्त्रीय नृत्य है वहाँ पर। और जो पुरुष कलाकार हैं वो स्त्री की भूमिका निभाते हैं, स्त्री वेश भी कहा जाता है। तलम जो एक प्रकार की पीतल की थाली है, के किनारे पर नर्तक संतुलन बनाते रखते हैं। कुचिपुड़ी विशिष्ट परंपरा है, ये सब चीजें हैं, ये आपको पढ़ लेना है यहाँ पर, जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुना दिया है। कुचिपुड़ी के प्रमुख गुरुओं में वेदांत सत्यनारायण शर्मा और उनके शिष्य शोभा नायडू इसमें प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 33, राजस्थान के किस लोक नृत्य में महिलाएं सिर पर मटके रखकर नृत्य करती हैं और मुख्यतः गुर्जर समुदाय द्वारा किया जाता है? किस लोक नृत्य में महिलाएं सिर पर मटके रखकर नृत्य करती हैं? मटके को नृत्य करती हैं। अभी हम भवाई के बारे में पढ़ रहे थे ना, तो वही है इसका सही आंसर। कौन सा? भवाई नृत्य सही है। भवाई नृत्य में किया जाता है। कालबेलिया नृत्य भी वहीं का ही लोक नृत्य है, कहाँ का? राजस्थान का ही है। और इसके हाँ, कालबेलिया जो है नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? सफेरों द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर एक चीज आपको याद रखना है, कालबेलिया बार बार पूछा जाता रहा है, कई बार, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट में से एक क्वेश्चन है, कालबेलिया नृत्य है। ठीक है। और 13 ताली नृत्य में 13 मंजीरे बंधे होते हैं। अब इसमें ऐसा क्वेश्चन आता है, कौन सा ऐसा नृत्य है जिसमें मंजीरे बंधे होते हैं? तो यही नृत्य है। और घूमर जो है राजस्थान का राजकीय नृत्य है, राजस्थान का राजकीय नृत्य है घूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित करें। उदय शंकर का जन्म, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन की स्थापना, कला मंडप की स्थापना, भारतीय सांस्कृतिक संबंध की परिषद की स्थापना। यहाँ पर एक चीज याद रखना है आपको, इतने कठिन क्वेश्चन सामान्य तौर पे नहीं पूछे जाएंगे। मैं स्टेनोग्राफर एग्जाम को देख रहा था, तो वहां पर इतने कठिन क्वेश्चंस नहीं थे, सरल क्वेश्चंस थे, स्टैटिक जीके वाले भी थे। बट आपको याद होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो उदय शंकर का जन्म है, जो 1900 में हुआ था, कब हुआ था? 1900 में हुआ था। और जो कला मंडलम की स्थापना जो है, महाकवि बतथोल नारायण मेनन द्वारा की गई थी, 1930 में की गई थी। कि कला मंडलम की स्थापना 1930 में की गई थी। और इप्टा की स्थापना 1943 में हुई थी। इप्टा मतलब इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन की स्थापना 1943 में हुई थी। और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की स्थापना 1950 में हुई थी। अब इसको लगा लो जैसे तैसे। सबसे पहले आता है 1900, 1900 आ गया, फिर बाद में आ गया आपका 1930, यानी कि 3 नंबर, पहला नंबर, फिर 3 नंबर। उसके बाद आपका 1930 के बाद आता है 1943, मतलब दूसरा नंबर, और उसके बाद आता है आपका 4 नंबर, तो 1950। तो 1 3 2 4, 1 3 2 4 कहाँ पे? सी नंबर पे। इसका जो सही आंसर हो गया वो सी नंबर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। असम के बिहू नृत्य में, आप देखो अभी मैंने असम के बारे में बताया था, और ये स्टेनोग्राफर में सब 3 4 क्वेश्चन आए थे असम से। तो असम के बिहू नृत्य में प्रयुक्त होने वाले मुख्य वाद्य यंत्र में कौन से हैं? ढोल, पेपा, गंगना, तबला, सितार, बांसुरी, मृदंगम, बीड़ा, नादस्वरम, सरोद, संतूर, सारंगी। अब देखो, मृदंगम और बीड़ा ये दक्षिण वाले जो शास्त्रीय नृत्य है उनमें फेमस होता है। तबला, सितार, बांसुरी उत्तर प्रदेश में फेमस है। और सरोद, संतूर, सारंगी ये भी यहाँ पे फेमस नहीं है कुल मिला के। तो कौन कौन से बचते हैं? ढोल, पेपा, गंगना। इस प्रकार से आपको एलिमिनेट करना है चीजों को। कुछ चीजें रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं होती है, अगर आपने विकल्प के माध्यम से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। और जो बिहू नृत्य है ये असम का है, और कब मनाया जाता है? असमिया 9 वर्ष के समय पर मनाया जाता है। ठीक है। और ये जो बिहार की युवतियां हैं वो गाती हैं। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राग यमन का समय सायंकाल है और यह कल्याण थाट से संबंधित है। राग भैरव प्रातःकालीन राग है और इसमें सभी स्वर शुद्ध होते हैं। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो राग यमन का समय सायंकाल है और यह कल्याण ठाट से संबंधित है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है, कल्याण ठाट से ही संबंधित है और सायंकाल के ही समय पे होता है, मतलब शाम के समय होता है और इसमें तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है। दूसरा कथन गलत है, क्योंकि जो प्रातःकालीन राग भैरव जो है वो प्रातःकालीन राग है, सभी सुर शुद्ध होते हैं, नहीं, ये सही नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो राग भैरव में होता है कोमल रे और कोमल था का प्रयोग होता है। कोमल रे और कोमल धा का प्रयोग होता है। कोमल धा का प्रयोग होता है और राग भैरव को रागों का राजा कहा जाता है और भक्ति रस प्रधान होता है। क्या होता है? रागों का राजा भी कहा जाता है इसे। राग भैरव को रागों का राजा कहा जाता है और यहाँ पर जो है भक्ति रस प्रधान होता है। भक्ति रस प्रधान होता है, भक्ति रस का प्रधान होता है। तो ये वाला देख लीजिए, कौन सा युग में सही सुमेलित है? जतरा, जात्रा है, यहाँ पर जतरा नहीं है, जात्रा है। ठीक है, तो सबसे पहले जतरा पश्चिम बंगाल, ठीक है, ये सही है। ठीक है, और यक्षगान कर्नाटक सही है और रामलीला सही है। कुडियाट्टम तमिलनाडु से सही नहीं, कुडियाट्टम जो है ये कहाँ का है? केरल का है, केरल का है और जो बेसिकली संस्कृत के नाटकों पर आधारित है। और 2001 में, तो मैंने अभी बताया था, यूनेस्को की विरासत में शामिल किया गया था। कब किया गया था? 2001 में किया गया था, सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया था। और जात्रा है, यहाँ पर जत्रा नहीं है, यहाँ पर जात्रा है। यात्रा जो है वो पश्चिम बंगाल का है। यक्षगान जो कर्नाटक की परंपरा है और राष्ट्रीय उत्तर प्रदेश की फेमस है। ये सब देख चुके हैं, डेट्टम ये सब पढ़ लीजिए। फिर बाद में आते हैं हम, कौन से घराना से कौन संबंधित है। एक थोड़ी सा कठिन क्वेश्चन में एक है, क्योंकि ये रट पाना थोड़ी सा मुश्किल होता है, लेकिन आपको कुछ एक रट लेना है जो सबसे फेमस है। जैसे ग्वालियर घराना सबसे फेमस है, इसके इनको याद कर लीजिए कि कौन किससे संबंधित है। तो ग्वालियर घराना की जो स्थापना है, मतलब किस घराने की किसने स्थापना की थी? तो ग्वालियर घराना की स्थापना किसने की हुई थी? मोतीराम पंडित ने। किसने? मोतीराम पंडित ने। तो ए का है जो, ए का तीसरा। और यहाँ पर एक सबसे ज्यादा फेमस होता है मैहर घराना, ये भी सबको पता होता है। तो बी छोड़ दीजिए, बी आपको याद नहीं है, ए आपको याद था। सी नंबर का आपको याद है, सी का दूसरा। अब यहाँ पर लखनऊ घराना जो है ना, लखनऊ घराना जो है वो डी, विष्णु दिगंबर पुरस्कार से जुड़ा हुआ है, डी का पहला। तो अब बी कौन सा छूट गया? जो लास्ट छूटा है, कलन खान, बी का चौथा, इनसे जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे ग्वालियर घराना जो हो गया वो किससे? मोतीराम पंडित से। कौन सा सही आंसर है? ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा, डी का पहला। सारे के सारे ए नंबर है इस पैटर्न वाले क्वेश्चन का। कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी सा इसके बारे में थोड़ी सा विस्तार से पढ़ लीजिए। ग्वालियर घराना जो है वो मोतीराम पंडित से संबंधित है। यहाँ पर इसको विस्तार से पढ़ लीजिए। ग्वालियर घराना की स्थापना मोतीराम पंडित ने की थी। जयपुर घराना कल्लन खान से संबंधित है। मैर घराना घराना उस्ताद अलाउद्दीन खान द्वारा स्थापित किया गया था। विष्णु दिगंबर पुरस्कार द्वारा लखनऊ घराना से जुड़े थे। और ग्वालियर घराना जो है वो सबसे पुराना घराना है। जयपुर घराना ध्रुपद के लिए प्रसिद्ध है और मैर घराना सरोद वादन के लिए जाना जाता है। कहता है, होली के अवसर पर उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में कौन सा विशेष नृत्य किया जाता है? कौन सा विशेष नृत्य किया जाएगा? अब यार ये तो मतलब ऐसी है कि आपको ऐसे क्वेश्चन तो पता होना ही चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो बी नंबर सही आंसर है। रासलीला नृत्य किया जाता है और बेसिकली कृष्ण गोपियों के प्रेम को दर्शाता है। किसके? कृष्ण और गोपियों के प्रेम को दर्शाता है। गोपियों के प्रेम को दर्शाता है, जो किस क्षेत्र में? मथुरा, वृंदावन, नंदगांव क्षेत्र स्थित है। और जो चरकुला नृत्य है ये बेसिकली कार्तिक पूर्णिमा पर किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर किया जाता है। और जो छोलिया नृत्य है, छोलिया नृत्य जो है वो बेसिकली उत्तराखंड का युद्ध नृत्य, उत्तराखंड का युद्ध नृत्य है, युद्ध नृत्य है। एक प्रकार से एक कजरी बारिश के मौसम में गाया जाने वाला लोकगीत भी है। ठीक है, कजरी जो है, कजरी नृत्य है, बारिश का मजा लोकगीत है, एक प्रकार से नृत्य नहीं है, लोकगीत है। और जब लोकगीत गाए जाएंगे तो नृत्य भी
किया जाएगा तो उसको ही कजरी नृत्य कहा जाता है। आता है नाट्यम में अडाऊ। अडाऊ देखो मैं पहले ही बातचीत कर चुका था थोड़ी सा अडाऊ के बारे में। अडाऊ पैर की नृत्य वो हैं शैलियाँ हैं, एक प्रकार से आधारभूत शिला है, तो अडाऊ वो से संबंधित है। तो ये वाला अडाऊ मूल भूत नृत्य स्थितियाँ हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही है। ठीक है, और भरतनाट्यम की शिक्षा अडाऊ से शुरू होकर वर्णम तक जाती है, एकदम सही है। तो इसका जो सही है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। और मैं भरतनाट्यम के बारे में पहले ही चर्चा कर चुका हूँ। तो भरतनाट्यम में देवदासी परंपरा से जुड़ा हुआ है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है इसका। देवदासी परंपरा से जुड़ा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता रहा बार बार। पंजाब के किस लोक नृत्य को योद्धाओं का नृत्य कहा जाता है? अरे यार, ये तो योद्धाओं का नृत्य कहा जाता है, भांगड़ा नहीं कहा जाएगा। भांगड़ा बेसिकली कब किया जाता है, तो भांगड़ा तो किया नहीं गाएगा। गिद्धा महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो ये भी नहीं होगा, जागो भी नहीं होगा। तो कौन सा बचा हुआ है? गत्का नृत्य जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? और ये मार्शल आर्ट है एक प्रकार का, पंजाब का मार्शल आर्ट है। और तलवार, लाठी ऐसे हथियारों का प्रयोग किया जाता है। तलवार, लाठी और अन्य हथियार उन सबका प्रयोग किया जाता है। नृत्य और युद्ध कला का ये मिश्रण है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसमें गतका जो है किसने प्रचलित करवाया था? गुरु गोविंद सिंह ने प्रचलित करवाया था। गुरु गोविंद सिंह ने प्रचलित करवाया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को क्रमानुसार व्यवस्थित करें। बिरजू महाराज का जन्म, उस्ताद अमजद अली खान का जन्म, पंडित रविशंकर का जन्म, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म। तो पंडित रविशंकर का जन्म जो है, यहाँ पे सबसे पहले आता है बिरजू खान जी का जन्म, तो 1938 में हुआ था, सबसे पहले 1938 में। और फिर उसके बाद हुआ था उस्ताद अमजद खली का जन्म जो है 1945 में हुआ था। और पंडित रविशंकर का जन्म जो है वो 1920 में हुआ था। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म 1916 में हुआ था। अब इसको कालानुक्रम में लगा दीजिए। तो सबसे पहले आता है 1916, तो चौथा नंबर पहला आ गया, मतलब चौथा नंबर पहले पे आ गया। फिर 1916 के बाद आता है 1920, मतलब तीसरा पहला आ गया, मतलब दूसरे नंबर पे आ गया। फिर आ गया 1938, मतलब पहला आ गया, और फिर इसके बाद आ गया आपका दूसरा नंबर, जो 4 3 1 2, 4 3 1 2 को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना था। 4 3 1 2, कौन सा सही आंसर आ गया इसका? का आ गया बी नंबर सही आंसर आ गया। जो अमजद अली अली खान थे, इस सरोद वादक थे, सरोद वादक थे। ठीक है, और यहाँ पर जो बिस्मिल्लाह खान थे और रविशंकर जो है वो सितार के महान कलाकार थे। और बिस्मिल्लाह खान यहाँ पे हैं जी शहनाई के वादक थे, शहनाई बजाते थे, शहनाई बजाते थे। और जो बिरजू महाराज थे कत्थक से संबंधित थे, कत्थक नृत्य से संबंधित। राजस्थान के कौन से शहर में कठपुतली कला के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा शहर कठपुतली कला के लिए फेमस है? इसका जो सही आंसर है वो हो गया उदयपुर। उदयपुर कठपुतली कला के लिए फेमस है। और इसको, जो यहाँ की कठपुतली है, इसको राजस्थानी कठपुतली भी कहते हैं, राजस्थानी कठपुतली भी कहते हैं। और उदयपुर के जो भाट समुदाय है, भाट समुदाय द्वारा कठपुतली कला की जाती है, भाट समुदाय द्वारा कठपुतली कला की जाती है। और इसकी जो मतलब पारंपरिक स्थानीय कहते हैं, जैसे पृथ्वीराज चौहान हो गया, अमर सिंह राठौड़ हो गई, इनका ही मंचन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही मिलान करें। कलारीपट्टू मणिपुर, थांगता केरल, गतका पंजाब, चिलम्बम तमिलनाडु। तो कलारीपट्टू जो है वो कहाँ पर फेमस है? केरल में फेमस है। तो ए का दूसरा, ए का दूसरा। फिर इसके बाद थांगता जो है वो मणिपुर में फेमस है, तो बी का पहला। और सी का तीसरा पंजाब, और डी का चौथा। तो ए का दूसरा कौन सा? यही एक नंबर आ गया, ये नंबर बी का पहला। अब जो कलारी पट्टू है वो केरल का मार्शल आर्ट है। थांगता जो ये भी मार्शल आर्ट है, कहाँ का? मणिपुर का है। और जो तलवार और भाले का प्रयोग होता है, गतका जो है पंजाब का मार्शल आर्ट है, और सिलम्बन जो है वो तमिलनाडु की एक प्रकार से लाठी कला है, लाठी कला। और ये आत्मरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है इन सबका। तमिलनाडु के किस त्योहार में कोलम या रंगोली बनाने, कोलम को रंगोली कहा जाता है, तो रंगोली बनाने की परंपरा है? तो ये सही इसका आंसर है पोंगल। पोंगल
में है। नवरात्रि में नहीं होगा, दीपावली में नहीं होगा, कार्तिक दीपम में भी हो सकता था, बट ये भी नहीं है। तो जो पोंगल है ये कब मनाया जाता है? मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है, दिन रहता है, और लगभग 4 दिनों तक चलता है, 4 दिनों तक चलता है। अब 4 दिनों तक जो जो जैसे होते हैं, भोगी पोंगल हो गया, सूर पोंगल हो गया, मट्टू पोंगल हो गया और कन्या पोंगल हो गया, इस तरह जाते हैं। पूलम जो है किसका बनाया जाता है? चावल के आटे से बनाया जाता है, चावल के आटे से बनाया जाता है, आटे से बनाया जाता है। और घर के दरवाजे में बनाया जाएगा, सिंपल है, फसल के त्योहार के लिए, एक प्रकार से किसानों के लिए विशेष महत्व का रहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मोहिनीअट्टम केरल का एक महिला शास्त्रीय नृत्य है। हाँ, सही है। और मोहिनीअट्टम में केवल लाश का प्रयोग होता है? नहीं, ये तो गलत होना चाहिए। केवल लाश का प्रयोग नहीं हो जाता है, मैं पहले ही बताया हुआ था, तांडव का भी प्रयोग होता है, तो ये इसका सही नहीं है आंसर। तो इसका केवल एक है। यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो गई है, लिखा हुआ है जो भी लास्ट कोमल का प्रयोग होता है, नित्य भगवान विष्णु मोहिनी अवतार से प्रेरित है, सुंदर वस्त्रावरण प्रयोग होता है। तो इसमें केरल में जो अन्य नृत्य हैं, कथकली, कृष्णाटम, उसमें भी कलाकार भाग होते हैं, तो यहाँ पर ये नहीं है। यहाँ पर इसको थोड़ी सा सही कर लीजिएगा। गुजरात के डांडिया और गरबा नृत्य मुख्यतः किस त्योहार में किए जाते हैं? किस त्योहार पर किए जाते हैं? तो ये डांडिया और गरबा नृत्य आपको अभी आने वाले समय में होने वाला है, नवरात्रि पर किया जाता है। और कब किया जाता है? 9 दिनों तक किया जाता है। ठीक है। और गरबा जो घड़े को केंद्र में रखकर उसके चारों ओर महिलाएं नृत्य करती हैं। डांडिया में सिंपल है, लकड़ी का प्रयोग होता है, छड़ियों का प्रयोग होता है, युगल नृत्य होता है, देवी दुर्गा की आराधना में किया जाता है। कुचिपुड़ी नृत्य में मंडूक शब्दम एक महत्वपूर्ण रचना है। रचना में नर्तक मेढक के रूप में नृत्य करता है, मेढक के रूप में नृत्य करता है। ए आर दोनों सत्य हैं, आर एक की सही व्याख्या है। तो मंडूक शब्द है एक कुचिपुड़ी नृत्य की एक प्रसिद्ध रचना है, बिल्कुल सही है। और यह रचना जो है नर्तक मेढक के रूप में नृत्य करता है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है ये भी। तो ए का सही है, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। और जो मेढक की जो सभी हरकतों की नकल करता है एक प्रकार से, और यह जो नृत्य है वो बेसिकली हास्य प्रधान हो जाता है। यहाँ पर जब वो मेढक की नकल करेगा तो लोग हंसेंगे ही ना, तो ये दर्शकों के मनोरंजन के लिए होता है। और एक जो मंडूक शब्द है, कई बार यहाँ पर याद रखना कि ऐसे जो नृत्य होते हैं उनकी एक तत्व के रूप में जुड़े होते हैं, ऐसे नहीं होता कि एक ही नृत्य है वो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए और आर दोनों सत्य हैं। हाँ, ये वाला हो गया। भारत के किस राज्य में छऊ नृत्य का जन्म हुआ था? छऊ नृत्य का जन्म कहाँ पर हुआ था? मतलब उसने जन्म पूछा हुआ है, तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, हाँ सभी में हुआ था। क्योंकि यहाँ पर देखो, कई बार ऐसा होता है ना कि जब ये सारे क्षेत्र एक से जुड़े हुए थे, एक साथ में जुड़े हुए थे, तो यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, तो एक सांस्कृतिक विरासत का एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा तीनों जगह पे नृत्य होता है। जैसे अब यहाँ पर जो नृत्य होते हैं वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। सबसे पहले आता है जैसे सेराई केला छऊ, जो कि कहाँ पर है? झारखंड में फेमस है, झारखंड में फेमस है। इसके अलावा अगर देखा जाएगा पुरुलिया छऊ, तो पुरुलिया छऊ कहाँ पर फेमस है? ये पश्चिम बंगाल में फेमस है, पश्चिम बंगाल में फेमस है, वेस्टर्न बंगाल में फेमस है। और इसके अलावा जो मयूरभंज मयूरभंज, अब मयूरभंज तो क्षेत्रीय है, मयूरभंज जो है वो कहाँ पर फेमस है? उड़ीसा में। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नृत्य के नाम हो सकते हैं, बाकी एक ही होते हैं एक प्रकार से। और ये जो छऊ नृत्य होते हैं वीर रस प्रधान होता है और मुख्यतः महाभारत और रामायण की कथाओं पर आधारित होता है। तो जो छऊ नृत्य है इसको 2010 में यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाद्य यंत्र कर्नाटक संगीत में मुख्यतः प्रयोग होता है? मतलब कर्नाटक संगीत में वाद्य यंत्र के रूप में मुख्यतः प्रयोग हो रहा होता है, तो उसका जो सही आंसर है वो है वीणा। वीणा का प्रयोग होता है मुख्य वाद्य यंत्र के रूप में। और जो वीणा कर्नाटक संगीत है इसको ही दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत के रूप में भी कहा जाता है। और सरस्वती जो माता है वो वीणा को धारण करती हैं, आपने इस चीज देखा होगा। और यहाँ पर जो वीणा वादक रहे हैं, जो सबसे फेमस रहे हुए हैं, तो ई स्वामी डोर ई स्वामी अयंगार, डोर ई स्वामी अयंगार। इसके अलावा एस बालचंदर और ई गायत्री।
और जो सितार और सरोद है, ये भी हिंदुस्तानी संगीत के वाद्य हैं, और तानपुरा जो है, वो दोनों पद्धतियों में सहायक होता है, एक प्रकार से यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस लोक नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं और यह होली के अवसर पर किया जाता है? तो बधाई नृत्य, माच, शैला नृत्य, गरबा नृत्य। तो इसका जो सही आंसर है वो है शैला नृत्य। शैला नृत्य जो है वो जो पुरुष प्रधान समाज है उसके द्वारा किया जाता है, और बेसिकली होली के समय पर किया जाता है। उसमें लिखा ही है, होली के समय पर किया जाता है। लाठियों से ताल देकर नृत्य करते हैं, और ये जो है हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में फेमस है। मैं पहले बता रहा था ना, बुंदेलखंड क्षेत्र में मध्य प्रदेश से है, ठीक है? और जो बधाई नृत्य है, ये विवाह के अवसर पर किया जाता है, मध्य प्रदेश में ही किया जाता है। और माच नृत्य जो महिलाएँ होती हैं उसके द्वारा किया, तो गरबा नृत्य जो गुजरात में फेमस है। खिला नृत्य बेसिकली वीरता और सौरभाव दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जयदेव का गीत गोविंद उड़ीसी नृत्य का मुख्य आधार है। उड़ीसी में चौक और दृभंग मुख्य स्थितियां हैं। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इसका जो सही आंसर है, जयदेव का जो गीत गोविंद है वो उड़ीसी नृत्य का मुख्य आधार है, बिल्कुल एकदम सही है। और उड़ीसी में चौक और दृभंग मुख्य स्थितियां हैं, हाँ दोनों ही सही हैं। और बेसिकली जो जयदेव का गीत गोविंद है, ये कब रचा गया था? 12वीं सदी में की रचना हुई थी, और इसमें जो है राधा कृष्ण की प्रेम कथा है। गीत गोविंद नाम ही है, राधा कृष्ण की प्रेम कथा है। और त्रिभंग मतलब 3 स्थितियों 3 स्थानों से मुड़ी हुई स्थितियाँ होती हैं। 2 मुख्यतः इसकी जो पोज़ीशन हो सकती है वो 2 मुख्यतः हैं। और जैसे मैंने इनका उड़ीसी नृत्य से संबंधित है, मैंने बताया था गुरु केलुचरण महापात्र और सोनल मानसिंह हैं जो प्रसिद्ध नर्तकियाँ रही हैं उड़ीसी नृत्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर के रॉक नृत्य की मुख्य विशेषता क्या है? यह केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, यह बसंत ऋतु में किया जाता है, इसमें महिलाएं एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखती हैं, हाथ रखकर नृत्य करती हैं, यह युद्ध नृत्य है। तो जो रॉक नृत्य है, ये बेसिकली कश्मीर की मुख्य विशेषता है, हाँ सही है। और इसमें महिलाएं एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखकर नृत्य करती हैं, हाँ ये सही है। जैसे एक पंक्ति में खड़ी हो जाएंगी, मतलब एक दूसरे, एक पंक्ति में एक महिला खड़ी हो गई और उसका हाथ इसमें जुड़ा हुआ है, फिर एक पंक्ति में खड़ी हो गई, फिर एक महिला, तो इस दोनों के कंधे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हाथ हाथ कंधे रखे हुए हैं, एक दूसरे से करके जाती हैं। और ये ऐसे ऐसे बहुत सारे नृत्य हिमाचल में भी फेमस हैं, उत्तराखंड में भी फेमस है इस प्रकार से, है ना? लेकिन जो रॉक नृत्य है उसका नाम जो है वो कहाँ पर? कश्मीर में फेमस है, और इसलिए कश्मीरी संस्कृति की एक परंपरा है वहाँ पर। और रॉक का जो है शाब्दिक अर्थ होता है कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े होंगे, मतलब कंधे से कंधा मिलाकर, कंधा मिलाकर महिलाएं एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखकर नृत्य करती हैं। रॉक कश्मीर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, हाँ वही चीज लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। अब हमारे मुश्किल से 6 क्वेश्चन बचे हैं। 60 क्वेश्चंस का मैंने प्लान बनाया था, प्रत्येक वीडियो में हम 60 क्वेश्चंस रखेंगे। कितने? 60 क्वेश्चंस रखेंगे, तो इसमें 60 में मतलब 60वां क्वेश्चन हम आ चुके हैं। सही मिलान करें, 60वां क्वेश्चन नहीं, हम 54वां क्वेश्चन आ चुके हैं। 54वां क्वेश्चन आ चुके हैं। इसको सही मिलान करना है। हाफिज अली खान किससे संबंधित है? तबला, बिरजू महाराज सरोद, जाकिर हुसैन कत्थक, शिव कुमार शर्मा संतूर। तो बिरजू महाराज जो हैं, बिरजू महाराज किससे संबंधित हैं? इसमें कत्थक से संबंधित हैं, तो बी का तीसरा, बी का तीसरा। अब ए नंबर आप देख लो, ए नंबर हाफिज अली खान किससे संबंधित है? सरोद से संबंधित हैं, तो ए का दूसरा। और अभी तो देखो आप ये लगा सकते हो कि ए नंबर इसका सही है सीधे तौर पे। हाफिज अली खान जो है वो सरोद के से संबंधित थे, और ये मैहर घराना से संबंधित था हाफिज अली खान, इससे मैहर घराना से संबंधित हैं। अब इसके बाद आते हैं बिरजू महाराज, तो वो कत्थक से संबंधित है, कत्थक से संबंधित है। कत्थक कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में फेमस है। और जाकिर हुसैन जो है वो तबला से संबंधित है, ये तो सब प्रसिद्ध रहे हुए हैं। और शिव कुमार शर्मा जो है वो संतूर के महान कलाकार रहे हुए हैं। अब इसके अलावा जैसे अभी मैंने अफजल अली खान के बारे में बताया हुआ था, उनके पिता थे किसके? हाफिज अली खान के पिता थे अमजद अली खान, ठीक है? और बिरजू महाराज जी को पद्म भूषण भी मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के पंडवानी लोक नायन में मुख्यतः किसकी गाथा कही जाती है? पंडवानी में लोक गायन परंपरा है, और मैं अभी बताया हुआ था महाभारत से संबंधित है, महाभारत से। पांडवों की कथा, पंडवानी का नाम ही हुआ पांडवों की कथा, याद रखना, पंडवानी मतलब पांडवों की कथा। एकल कलाकार द्वारा प्रस्तुत की जाती है, और
तीजन बाई जो है इस कला की प्रमुख कलाकार रही हैं, पंडवानी की तीजन बाई। और इनको पद्मश्री भी दिया गया है और पद्म विभूषण भी दिया गया है, दोनों चीजें सम्मानित किया गया, पद्म भूषण, विभूषण नहीं, पद्म भूषण। पंडवानी की दो सहेलियां हैं, कापालिक और वेदमती। अब इसको आगे पढ़ लीजिए, इससे कापालिक और वेदमती। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अजंता की चित्रकारी बौद्ध धर्म से संबंधित है। हाँ, बिल्कुल संबंधित है। जब आप इतिहास पढ़ेंगे, अगर आपने इतिहास की वीडियो नहीं देखी तो जरूर देख ले। एलोरा की गुफाओं में हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों की मूर्तियां हैं। बिल्कुल सही है, दोनों ही सही। सी नंबर सही। आता है गोवा के देखनी नृत्य की मुख्य विशेषता क्या है? एक केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, इसमें पुर्तगाली और भारतीय संस्कृति का मिश्रण है, यह युद्ध नृत्य है और यह केवल मंदिरों में किया जाता है। तो जो गोवा की देखनी नृत्य है जो, ये बेसिकली पुर्तगाली और भारतीय संस्कृति का मिश्रण है यहाँ पर, मिश्रण है। देखनी जो है गोवा की परंपरा है और सिंपल है। और जो देखनी नृत्य है किसके द्वारा किया जाता है? तो ये महिलाओं द्वारा किया जाता है, महिलाओं द्वारा किया जाता है। और इसमें जो बेसिकली वस्त्र पहने जाते हैं वो पुर्तगाली वस्त्र पहने जाते हैं और जो नृत्य है वो भारतीय नृत्य टाइप का होता है। तो एक प्रकार से मिश्रित सभ्यता का प्रतीक मानी जाती है, इसको पढ़ लीजिए यहाँ पर। राजस्थान का कालबेलिया नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है। यह सपेरा समुदाय का पारंपरिक नृत्य है, इसमें सर्प की भांति मुद्राएं की जाती हैं। हाँ, तो यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत में शामिल है, हाँ एकदम शामिल है। और सपेरा समुदाय का पारंपरिक नृत्य है, तो हाँ ये भी सही है। तो ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। और एक कब शामिल किया गया था उसके सांस्कृतिक विरासत में? तो 2010 में शामिल किया गया था। और राजस्थान के सपेरा समुदाय ने कालबेलिया समुदाय द्वारा किया जाता है, कालबेलिया नृत्य किया जाता है। महिलाएं होती हैं वो सांप की भांति जो है नागिन डांस बोल सकते हैं एक प्रकार से, सांप की भांति लहराती हुई मुद्राएं करती हैं। इसकी जो सबसे फेमस प्रसिद्ध नृत्यिका रही, कलाकार रही हैं, उनका नाम था गुलाबो। गुलाबो, यहाँ पर इसको पढ़ लीजिए जो भी लिखा है। तमिलनाडु के तंजावुर चित्रकला की मुख्य विशेषता क्या है? तंजावुर चित्रकला की मुख्य विशेषता क्या है? मुख्य तंजावुर चित्रकला की मुख्य विशेषता पूछा है। तो सोने की पन्नी और गोल्ड फाइल का प्रयोग होता है। सोने की पन्नी का प्रयोग होता है, नहीं गोल्ड फाइल का प्रयोग होता है। और चित्रकालियों से अलग बनाता है। और 16वीं सदी में इसमें मराठों का संरक्षण दिया था। मराठों ने भी, जब मराठों ने वहां पर साम्राज्य स्थापित किया था तब, है ना, तो मराठों ने शासकों से संरक्षित किया हुआ था। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आता है, असम के बिहू गीत मुख्यतः किस अवसर पर गाए जाते हैं? इसका जो है वो नववर्ष के अवसर पर गाए जाते हैं। कल नववर्ष के अवसर पर गाए जाते हैं। अब इसके बारे में, बिहू के बारे में पहले ही बोल चुका हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने 3-4 क्वेश्चन रखे हुए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ लीजिए यहाँ पर जो भी है, असमिया भाग लोगी। तो आप प्राइम जीएस एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पर आपको 5 टेस्ट सीरीज मिलेंगी, फ्री में एक्सेस मिलेगा। और इसके अलावा आप अगर उससे ज़्यादा और अधिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं आपको, तो पीटीएस यानी कि प्राइम टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। अभी इसमें मैंने लगभग 37 टेस्ट ऐड हो चुके हैं। बाकी टेस्ट अगले कुछ दिनों में ही, अगले 3-4 दिनों में ही ऐड हो चुका होंगे। 3-4 दिन ही लगेंगे और सारे के सारे टेस्ट अपलोड हो चुके होंगे। अब 3 मतलब आप यहाँ पर लगा दीजिए 100 इंटू 100। आप अगर यहाँ पर एक लगाइए तो कितने क्वेश्चन हो रहे हैं? 10,000 क्वेश्चन आपको सिर्फ 499 में पढ़ेंगे, 499 में। अगर आप सब्सक्राइब भी कर लेंगे तो मैं आपको कुछ स्पेशल ऑफर भी दे सकता हूँ, कोई इशू नहीं है ना, कुछ थोड़ी बहुत और डिस्काउंट दे दूंगा। बेसिकली मैं इसकी प्राइस रखने वाला था 999, फिर मैं सोचा यार मार्केट में इतनी सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, मैं क्या करूंगा, फिर तो मैंने 499 इसका प्राइस रखा हुआ है, क्योंकि भाई बहुत मेहनत लगती है इन सारी चीज़ों को बनाने में। और मैं अभी आपको बताऊंगा कि यहाँ पर मैं वन मैन आर्मी काम कर रहा हूँ, मैं अकेला हूँ इस चीज़ के लिए, सारा कुछ के लिए। तो बहुत टाइम लगता है सारी चीज़ों के लिए। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और अगर आप यहाँ तक आए हो हैं इस वीडियो को देखने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और कल की वीडियो के लिए आप इंतजार करिए, सुबह 8 बजे का आपको मिलेगी। और अगर आप लाइव देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपको लाइव देखनी है।